हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए एक नई सीरीज। तो ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर शाओयान की, जो कि एक कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक सिस्टम के साथ पैदा हुआ, जिस वजह से उसकी लाइफ काफी ज्यादा हार्ड हो गई। क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में सभी लोगों की पावर कल्टीवेशन करने से बढ़ती है, पर शाओयान को अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सिस्टम के द्वारा दिए गए टास्क को कंप्लीट करना होता है। और कई सालों तक मेहनत करने के बाद भी सिस्टम शाओयान को कोई भी टास्क नहीं देता है, जिस वजह से शाओयान की पावर थोड़ी सी भी नहीं बढ़ती है। अब कुछ सालों के बाद सिस्टम शाओयान को एक टास्क देता है कि उसे होली केओस सेक्ट में जाना है। यह सुनते ही शाओयान होली केओस सेक्ट की ओर निकल पड़ता है। और अब हमें बताया जाता है कि होली केओस सेक्ट केओस लैंड का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट हुआ करता था, पर होली सेक्ट के सभी पावरफुल एंसेस्टर्स ने धीरे धीरे करके इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर लिया, जिसके बाद होली सेक्ट के अंदर ज्यादा पावरफुल लोग नहीं बचे, जिस वजह से धीरे धीरे होली सेक्ट कमजोर होने लगा। और आज होली सेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम है, जहां पर उस सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और तभी शाओयान भी होली सेक्ट में पहुंच जाता है। तभी उसका सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है शाओयान ने यहाँ पर अपने पहले टास्क को कंप्लीट कर लिया, जिस वजह से उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक पावर मिली है। और इस पावर की वजह से शाओयान लोगों के अपने प्रति इमोशंस को अपनी पावर में बदल सकता है। तभी होली सेक्ट का एल्डर सेक्ट से बाहर आते हुए वहां पर खड़े सभी लोगों से बोलता है, आज इस जगह पर मैं ही तुम सभी लोगों का टेस्ट लेने वाला हूं, और तुम्हें मेरे होली सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर होली केओस सेक्ट के बेल को बजाना होगा। और जो भी इस बेल को 2 बार बजाने में कामयाब हो जाता है, वह होली सेक्ट को ज्वाइन कर सकता है। यह बोलते हुए वह एल्डर अपनी पावर का यूज करते हुए केओस बेल को वहां पर समन करता है। अब उस बेल को देखते ही एक पर्सन काफी कॉन्फिडेंस के साथ बेल की ओर आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही सभी एल्डर्स आपस में बात करने लगते हैं। यह पर्सन हमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, तो शायद से यह कम से कम 2 से 3 बार इस बेल को जरूर बजाएगा। तभी वह पर्सन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस बेल को पंच करता है, पर उस बेल के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। यह देखते ही सभी एल्डर्स काफी हैरानी से उसे देखने लगते हैं, जो देखते ही वह पर्सन बोलता है, एल्डर शायद से आपका यह बेल टूट गया है, जिस वजह से यह नहीं रिंग कर रहा है। तो क्या आप मुझे यहाँ पर कोई दूसरा बेल दे सकते हो? तभी एल्डर गुस्से में अपनी पावर का यूज करते हुए उसे सेक्ट से बाहर फेंक देता है। अब एक एक करके सभी लोग उस बेल को बजाने के लिए आगे आते हैं, पर वहां पर वह बेल किसी से भी नहीं बज रहा होता है। तभी एक पर्सन काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद एक बार उस बेल को बजाने में कामयाब हो जाता है, जो देखते ही एल्डर बोलता है, इसके अलावा यहाँ पर अब तक कोई भी इस बेल को बजाने में कामयाब नहीं हो पाया है, तो फिर क्यों ना हम इसे ही अपना डिसाइपल स्वीकार कर ले। और अब वह उस पर्सन को सेक्ट का आउटर डिसाइपल बना लेते हैं। यह सुनते ही वह पर्सन बोलने लगता है, एल्डर आखिर आपने तो यह मुझे बताया ही नहीं कि आखिर मुझे यह बेल कितनी बार बजाना है। तभी एल्डर बोलते हैं, तुम मैक्सिमम इस बेल को 9 बार बजा सकते हो, और अगर कोई भी पर्सन इस बेल को 2 बार बजा लेता है तो वह हमारे सेक्ट का इनर डिसाइपल बन जाएगा। यह सुनते ही वह डिसाइपल बोलने लगता है, मास्टर आखिर आपने पहले इस बात को क्लियर क्यों नहीं किया? पर एल्डर बिना उसकी बात सुने उसे भी वहां से टेलीपोर्ट कर देते हैं। अब सबसे लास्ट में शाओयान उस बेल को बजाने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे होते हैं, और अब वह सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। इस पर्सन की कल्टीवेशन जर्नी तो यहाँ पर अब तक स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो आखिर यह पर्सन इस बेल को कैसे बजा सकता है? अब शाओयान को देखकर सभी एल्डर्स भी वहां से निराश होकर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि शाओयान उस बेल को नहीं बजा पाएगा। उसी वक्त शाओयान का सिस्टम उन सभी लोगों के इमोशंस को शाओयान की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए उन्हें पावर में बदलने लगता है। और अब शाओयान अपनी उस पावर का यूज करते हुए अपने एक ही पंच में 5 बार उस बेल को बजा देता है, जो देखते ही वहां पर खड़े सभी एल्डर्स हैरान हो जाते हैं। और अब उस बेल के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है। पर शाओयान इतने में ही नहीं रुकता है, वह एक और पंच उस बेल पर मारता है, जिससे वह बेल 4 बार और बजता है, जो देखते ही सभी एल्डर्स और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, इस पर्सन ने यहाँ पर इतनी कम पावर के साथ इस बेल को 9 बार बजाया है, यह तो एक मॉन्स्टर है। और अब सभी एल्डर्स वहां पर काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। वहीं पर यह सब देखकर शाओयान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी शाओयान पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर केओस होली सेक्ट के कई सारे एंसेस्टर की सोल बॉडी खड़ी होती है, और होली सेक्ट के वह सभी एंसेस्टर्स वहां पर शाओयान को अपना डिसाइपल बनाने के लिए आए होते हैं। तभी वह एल्डर भागते हुए शाओयान के पास आता है और बोलता है, शाओयान मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर मेरे पर्सनल डिसाइपल बनो। पर उसी वक्त होली सेक्ट के पैट्रियार्क
उस एल्डर के सामने आते हुए उसे चुप कर देते हैं और बोलते हैं साओयान, तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम किसी यूजलेस एल्डर के पास जाकर अपने टैलेंट को वेस्ट करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ, और अगर तुम मेरे डिसाइपल बनते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर सन ऑफ गॉड की पोजीशन दूंगा, जिसके बाद मेरे इस सेक्ट में तुम्हारी इज्जत एक एल्डर के बराबर होगी। यह सुनते ही साओयान वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह सन ऑफ गॉड की पोजीशन लेने के लिए तैयार हो जाता है, जो सुनते ही पैट्रियार्क वहां पर खड़े बाकी सभी लोगों को उस जगह से टेलीपोर्ट करके सेक्ट के बाहर भेज देते हैं, क्योंकि अब उन्हें उनके सेक्ट में किसी और डिसाइपल की जरूरत ही नहीं। अब पैट्रियार्क बोलता है, साओयान, मैं इन सभी एंसेस्टर्स के सामने कुछ भी नहीं, तो अगर तुम इन एंसेस्टर्स को अपना मास्टर बना लेते हो तो तुम कुछ ही दिनों में मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। तभी एक एंसेस्टर बोलता है, साओयान, मेरा नाम लीजू है और मैं एक थंडर एम्परर हूँ, तो अगर तुम मेरे डिसाइपल बन जाते हो तो मैं तुम्हें अपने पास मौजूद सभी लाइटनिंग टेक्निक सिखाऊंगा, जिसके बाद कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। तभी उसके बगल में खड़ा एक दूसरा एंसेस्टर बोलता है, मैं एक फ्लेम एम्परर हूँ और मेरे द्वारा प्रोड्यूस किया गया फ्लेम सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, तो अगर तुम मेरे डिसाइपल बन जाते हो तो मैं तुम्हें भी अपनी तरह एक फ्लेम एम्परर बना दूंगा, और तो और मेरी इमॉर्टल बॉडी हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे आसपास रहेगी। तभी वहां पर खड़े बाकी सभी एंसेस्टर्स भी साओयान को अपना डिसाइपल बनाने के लिए आपस में ही फाइट करने लगते हैं, जो देखकर साओयान परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर मुझे इनमें से किसे अपना मास्टर चुनना चाहिए। तभी कोई पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, साओयान, अगर तुम मेरे डिसाइपल बनते हो तो मैं तुम्हें अपनी तरह केओस एम्परर बना दूंगा। और अब वहां पर एक पोर्टल खुलता है और एक एंसेस्टर उस पोर्टल से निकलकर बाहर आता है। अब उस एंसेस्टर को देखते ही वहां पर आसपास खड़े सभी एंसेस्टर्स बोलने लगते हैं, डीटियान, तुम भले ही केओस एम्परर हो, पर तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ पर अटक गई है, जिस वजह से तुम यहाँ पर चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर लो, तुम इमॉर्टैलिटी को प्राप्त नहीं कर सकते हो। और अगर यहाँ पर साओयान तुम्हारा डिसाइपल बनकर तुम्हारी ही तरह केओस कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता है तो वह भी कभी भी इमॉर्टैलिटी को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तभी डीटियान हंसते हुए बोलता है, साओयान, इन लोगों की बात मत सुनो, क्योंकि यह सभी लोग मुझसे जलते हैं, क्योंकि मैं इन सभी लोगों से ज्यादा पावरफुल हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल बनकर केओस सूत्रा की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर तुम केओस सूत्रा को मास्टर कर लेते हो तो तुम्हें केओस एम्परर बन जाओगे, जो कि अब तक मैं नहीं बन पाया हूँ। जिसके बाद इन जैसे छोटे मोटे एम्परर तुम्हारे सामने नील डाउन करके बैठेंगे। यह बोलते हुए वह अपने केओस इमॉर्टल बॉडी को बाहर निकालता है, जो देखते ही सभी एंसेस्टर्स परेशान हो जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, डीटियान, भले ही तुम हम सभी लोगों से ज्यादा पावरफुल हो, पर इसके बावजूद तुम अभी भी एक मॉर्टल बॉडी में फंसे हुए हो और अब तक इमॉर्टैलिटी को प्राप्त नहीं कर पाए हो, तो अगर साओयान तुम्हारा डिसाइपल बनता है तो वह भी तुम्हारी ही तरह एक मॉर्टल बनकर रह जाएगा। यह सुनते ही साओयान सोचने लगता है केओस सूत्रा को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और अगर मैं केओस सूत्रा को यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ तो शायद से मैं जल्दी ब्रेक थ्रू करके लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। पर वहां पर एंसेस्टर डीटियान साओयान को अपना डिसाइपल बनाने के लिए मनाने लगते हैं। तभी पैट्रियार्क बोलते हैं, मास्टर, मैं मानता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर अगर साओयान आपका डिसाइपल बन जाता है तो उसकी भी कल्टीवेशन यहाँ पर अटक कर रह जाएगी और वह भी इमॉर्टैलिटी को प्राप्त नहीं हो पाएगा, जिस वजह से मेरा सेक्ट यहाँ पर कमजोर का कमजोर ही रह जाएगा, जो मैं होते हुए नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप यहाँ पर साइड हट जाइए और बाकी सभी एंसेस्टर्स को साओयान को अपना डिसाइपल चुनने दीजिए। अब यह सुनते ही डीटियान उदास होते हुए वहां से जाने लगता है, जो देखते ही साओयान को याद आता है कि हमेशा किस तरह सभी लोग उसकी भी ऐसे ही बेइज्जती किया करते थे, क्योंकि उसकी भी कल्टीवेशन जर्नी अब तक स्टार्ट नहीं हुई है। यह देखते ही वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैंने यहाँ पर फैसला कर लिया है, मैं केओस सूत्रा की प्रैक्टिस करूंगा। जो सुनते ही सभी लोग वहाँ पर परेशान हो जाते हैं और अब वह सभी लोग साओयान को समझाने की कोशिश करने लगते हैं, पर साओयान किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। और अब वह बोलता है, अगर आप सभी लोग यहाँ पर मुझे फोर्स करोगे तो मैं इस सेक्ट को अभी छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनते ही सभी लोग उसे समझाने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम केओस सूत्रा की प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी, जिस वजह से 100 साल तक प्रैक्टिस करने के बावजूद तुम यहाँ पर ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाओगे। तभी डीटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम सभी लोगों को इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर इतने सालों से कई सारे रिसोर्सेज जमा करके रखे हैं जिनका यूज मैंने अपनी बॉडी के ऊपर नहीं किया, और अब मैं उन सभी रिसोर्सेज का यूज अपने डिसाइपल की बॉडी पर करूंगा, जिसके बाद मेरा डिसाइपल हमारे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाएगा। यह सुनते ही सभी एंसेस्टर्स गुस्सा होते हुए वहां से चले जाते हैं, क्योंकि साओयान ने उन्हें धमकी दे दी होती है कि अगर वह लोग उसे केओस सूत्रा की प्रैक्टिस नहीं करने देते हैं तो वह सेक्ट को छोड़कर यहाँ से भाग जाएगा।
अब साओयान जंप करते हुए डीटियान के पास जाते हुए बोलता है, मास्टर चलिए फिर मेरी कल्टीवेशन जर्नी को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तभी डीटियान बोलता है, मेरे डिसाइपल तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं 100 साल के अंदर ही तुम्हें एक केओस एम्परर बना दूंगा। यह सुनते ही साओयान हैरान होते हुए बोलता है, आखिर 100 साल के अंदर क्यों? डीटियान हंसते हुए बोलता है, मेरी कल्टीवेशन एक जगह पर अटक गई है, जिस वजह से मेरे पास यहाँ पर बस 1000 साल की ही लाइफ बची हुई है और मैं यहाँ पर अपनी लाइफ में से 901 साल जी चुका हूँ। तो अब यहाँ पर मेरे पास जिंदा रहने के लिए बस 100 साल ही बचे हुए हैं। तो अगर तुम 100 साल में ही केओस एम्परर नहीं बनते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन भी मेरी तरह अटक जाएगी। यह सुनते ही साओयान अपना सर पकड़कर बोलने लगता है, आखिर मैं यह किस प्रॉब्लम में फंस गया। अब मास्टर डीटियान साओयान को लेकर एक स्पिरिचुअल गार्डन में आते हैं और अब वह उसे केओस सूत्रा देते हुए वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करने के लिए बोलते हैं। जो सुनते ही साओयान उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। तभी सेक्ट के एक मास्टर डीटियान के पास आते हुए बोलते हैं, मास्टर यह केओस सूत्रा सच में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट करने के लिए किसी भी केओस सूत्रा कल्टीवेटर को केओस सूत्रा के 9 लेवल्स को कंप्लीट करना होता है। और मैं देख पा रहा हूं कि आप चाहते हो कि आपका डिसाइपल यहां पर जल्द से जल्द केओस सूत्रा के 9 लेवल्स को कंप्लीट कर ले। इसके लिए आपने कई सारे स्पिरिचुअल हर्ब से यहाँ पर एक लिक्विड बनाया है, जिसके अंदर नहाकर आपका डिसाइपल अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता है। वैसे जहां तक मुझे याद है, केओस सूत्रा के फर्स्ट लेवल पर पहुंचने में आपको 7 दिन का टाइम लगा था। अब वह मास्टर यह सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी साओयान केओस सूत्रा के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है, जो देखते ही उस मास्टर के होश उड़ जाते हैं। तभी साओयान 2nd लेवल, फिर 4th लेवल, उसके बाद 7th लेवल और फिर 9th लेवल पर भी पहुंच जाता है, जो देखकर मास्टर डीटियान और उस मास्टर के भी वहां पर होश उड़ जाते हैं। वहीं पर यह सब देखकर मास्टर डीटियान हंसते हुए बोलने लगते हैं, साओयान मेरा डिसाइपल है और इसने 1 घंटे से कम टाइम में ही यहाँ पर केओस सूत्रा को मास्टर कर लिया। तभी वह मास्टर बोलता है, जहां तक मुझे याद है आपको केओस सूत्रा को समझने में 20 साल का टाइम लगा था, जिसके बाद आप अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर पाए थे। दूसरी ओर अब साओयान की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो एक जगह से खड़े होकर होली सेक्ट के पैट्रियार्क भी देख रहे होते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, मास्टर डीटियान यहाँ पर अपने डिसाइपल को पावरफुल बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तभी एक एल्डर वहां पर आते हुए बोलता है, मास्टर डीटियान ने यहाँ पर पिछले कई सालों से कई सारे मेडिसिन और पिल्स को बचा कर रख रखा था। शायद से उन्होंने साओयान के ऊपर आज वह सभी खर्च कर दिया, जिससे साओयान जल्दी अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर सके। दूसरी ओर मास्टर डीटियान सोच रहे होते हैं, मुझे तो यहाँ पर कुछ करना ही नहीं पड़ा, साओयान ने यहाँ पर खुद ब खुद ही केओस सूत्रा को समझ लिया। तभी बगल में खड़ा ओल्ड मैन बोलता है, मास्टर डीटियान आपने साओयान के लिए यह जो स्पिरिचुअल लिक्विड तैयार किया था, अब आप आखिर इसका क्या करोगे? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं यह स्पिरिचुअल लिक्विड अपने डिसाइपल को दे दूं? वहीं पर डीटियान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलता है, तुम यह स्पिरिचुअल लिक्विड अपने डिसाइपल को दे सकते हो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब वह ओल्ड मैन अपनी डिसाइपल लिन साओया को बुलाकर वहां पर लेकर आता है और अब लिन साओया उस स्पिरिचुअल लिक्विड में नहाने लगती है। वहीं पर वह खुश होते हुए बोल रही होती है, मास्टर मैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हूँ, शायद से इसीलिए आपने मुझे इतना ज्यादा कीमती स्पिरिचुअल लिक्विड दिया है, जिसकी मदद से मेरी फाउंडेशन बिल्डिंग अच्छे से होगी। वह ओल्ड मैन बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस यहाँ पर लकी हो। तुम्हारे सीनियर साओयान यहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं और उनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा फास्ट है, जिस वजह से उन्हें इस स्पिरिचुअल लिक्विड की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए तुम्हें यह स्पिरिचुअल लिक्विड मिल गया। दूसरी ओर साओयान थोड़ी ही देर कल्टीवेशन करने के बाद बॉडी रिफाइनिंग रैलम के 9th लेवल पर पहुंच जाता है, जो देखकर वहां पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब वह लोग साओयान की तारीफ करने लगते हैं। अब साओयान अपनी कल्टीवेशन से उठता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि मेरे पास यहाँ पर कई सारे इमोशन पॉइंट कलेक्ट हो गए थे, जिनकी मदद से मैं यहाँ पर इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाया, पर अब मेरे पास मौजूद सभी इमोशन पॉइंट खत्म हो चुके हैं। वहीं पर मास्टर डीटियान काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह साओयान से बोलते हैं, साओयान तुम सच में एक जीनियस हो, तुम इतनी जल्दी बॉडी रिफाइनिंग रैलम के 9th लेवल पर पहुंच गए। तो यहाँ पर तुम्हें कल्टीवेशन के लिए किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांगने से मत शर्माना, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम जल्द ही ब्रेक थ्रू करके मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। और अब वो साओयान के पास आते हुए बोलते हैं, तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा फास्ट, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कल्टीवेशन के बजाय यहाँ पर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि
अगर तुम्हारी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होगी तो कम कल्टीवेशन लेवल के साथ भी तुम ज्यादा पावरफुल अपोनेंट को हरा पाओगे। और कुछ ही दिनों में यहाँ पर एक फॉरबिडन एरिया का दरवाजा खुलने वाला है, जिस जगह पर नॉर्मल वर्ल्ड से 10 गुना ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो अगर तुम उस जगह पर जाकर कल्टीवेशन करते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल और भी काफी तेजी से बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पर न ध्यान देते हुए अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दो। अब साओयान बोलता है, ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करूंगा और कई सारी टेक्निक सीखूंगा। तो क्या आपके पास यहाँ पर कोई टेक्निक है जो आप मुझे सिखाना चाहते हो? डीटियान बोलता है, नहीं मेरे पास कोई भी टेक्निक नहीं है। यह सुनते ही साओयान काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी डीटियान बोलता है, तुम्हें टेक्निक्स लेने के लिए यहाँ से सीधा सिंगचैंग पवेलियन में जाना होगा, वहाँ के स्टार टावर में। डीटियान पवेलियन को ज्वाइन करने वाले सभी नए डिसाइपल्स को उनकी एबिलिटी के हिसाब से टेक्निक्स दी जाती है। अब हमें स्टार टावर दिखाया जाता है जहां पर डीटियान पवेलियन को ज्वाइन किए सभी नए डिसाइपल्स अपने लिए टेक्निक्स लेने के लिए आए होते हैं। वहीं पर सभी डिसाइपल्स अपनी पावर को टेस्ट कर रहे होते हैं। अब एक डिसाइपल आगे बढ़ते हुए वहां पर रखे हुए स्पिरिचुअल पिलर को पंच करता है, जिससे उसे 50,000 पॉइंट मिलते हैं। यह देखते ही वह खुश होते हुए बोलता है, क्या यहाँ पर कोई है जो मेरे इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है? तभी लिनसाओ आगे बढ़ते हुए उस पिलर को काफी खतरनाक पंच दे मारती है, जिससे उसे वहां पर 1 लाख पॉइंट मिलते हैं। जो देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, इस लड़की ने तो कल ही हमारे सेक्ट को ज्वाइन किया था, तो आखिर इतनी जल्दी यह बॉडी रिफाइनिंग रैलम पर कैसे पहुंच गई? तभी चू जिसाओ नाम का एक डिसाइपल आगे बढ़ता है और अब वह काफी तेजी से उस पिलर को पंच करता है, जिससे उसे वहां पर 2 लाख पॉइंट मिलते हैं। जो देखते ही वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जिसाओ की तारीफ करने लगते हैं। तभी लिनसाओ बोलती है, तुम्हें बस यहाँ पर 2 लाख पॉइंट मिले हैं, इतने में तुम्हें खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे सीनियर यहाँ पर तुमसे 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उन्होंने केओस बेल को 9 बार बजाया था और तुमने बस 5 बार। यह सुनते ही सभी लोग हैरान होते हुए वहां पर बोलने लगते हैं, क्या यह लड़की सन ऑफ गॉड की बात कर रही है? वह पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। वह जब सेक्ट के अंदर आया था तो उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, पर अपनी कमजोर बॉडी के साथ भी उसने केओस बेल को 9 बार बजा दिया था। तभी एक पर्सन बोलता है, जरूर साओयान ने यहाँ पर चीटिंग की होगी, क्योंकि केओस बेल को कोई भी 9 बार नहीं बजा सकता है। यह सुनते ही लिनसाओ बोलती है, मेरे सीनियर के बारे में सोच समझकर बोलो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। जो सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोग डर जाते हैं। तभी जिसाओ आगे बढ़ते हुए बोलता है, यह सभी लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लिनसाओ ने यहाँ पर जरूर चीटिंग की होगी, क्योंकि मैं एक जीनियस और टैलेंटेड पर्सन हूँ। इसके बावजूद मैं उस बेल को 5 बार से ज्यादा नहीं बजा पाया था। यह सुनते ही लिनसाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी साओयान भी घूमते घूमते उस जगह पर पहुंच जाता है, जिसे देखते ही जिसाओ बोलता है, साओयान तुम्हारी यह जूनियर मुझसे बोल रही है कि तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, तो फिर क्यों ना इस पिलर को पंच करके तुम यहाँ पर अपने टैलेंट को साबित करो। अब साओयान सोचने लगता है, मेरे पास मौजूद सभी इमोशन पॉइंट खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से मेरी बॉडी यहाँ पर दोबारा से कमजोर हो गई है, तो मुझे कुछ भी करके पहले इमोशन पॉइंट कलेक्ट करने होंगे। तभी सिस्टम साओयान को बताता है कि साओयान को एक नया टास्क मिला है, उसे आगे बढ़कर उस स्पिरिचुअल पिलर को पंच करना है, जिससे उसे 3 इमोशन पॉइंट मिलेंगे। यह सुनते ही साओयान खुश होते हुए सोचने लगता है, क्या सही टाइमिंग है। वहीं पर खड़ी लिनसाओ बोल रही होती है, सीनियर इन सभी लोगों को यहाँ पर दिखा दीजिए कि आखिर लूजर कौन है। तभी साओयान काफी स्टाइल में आगे बढ़ता है और अब वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस पिलर को पंच करता है, पर उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक होती है, जिस वजह से उसके हाथ में ही उल्टा चोट लग जाती है और उसे एक भी पॉइंट नहीं मिलता है। जो देखते ही सभी लोग वहाँ पर हैरान होते हैं और अब वह सभी लोग वहाँ पर गुस्सा होते हुए साओयान की बेइज्जती करने लगते हैं, जिससे साओयान को 3 इमोशन पॉइंट मिल जाते हैं। अब साओयान स्टाइल में खड़ा होते हुए बोलता है, तुम सभी लोगों को यहाँ पर इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक यहाँ पर मैंने अपनी पावर को रिलीज ही नहीं किया है। यह सुनते ही जिसाओ बोलता है, क्या यहाँ पर इतनी ज्यादा बेइज्जती करवाने के बाद भी तुम्हारे कलेजे को ठंडक नहीं मिली है, जो अपनी और भी ज्यादा बेइज्जती करवाना चाहते हो? तभी उस स्पिरिचुअल पिलर के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और अब उस जगह पर साओयान को 10 लाख पॉइंट मिलते हैं, जो देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब वह सभी लोग लगातार वहाँ पर साओयान की तारीफ करने लगते हैं, जिससे साओयान को और भी कई सारे इमोशन पॉइंट मिलते हैं। वहीं पर साओयान सोच रहा होता है, अगर मैं इन सभी इमोशन पॉइंट को अपने केओस सूत्रा के अंदर लगा दूं तो मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है, पर मुझे यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे जब मैं फॉरबिडन एरिया में जाऊं तो मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो
और मैं वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकूं। तभी वहाँ पर लिन साओ आते हुए साओयान की दोबारा से तारीफ करने लगती है और अब वहाँ पर खड़े सेक्ट के बाकी सभी डिसाइपल्स भी साओयान की तारीफ करने लगते हैं। जो देखते ही लिन साओ उनके पास जाते हुए बोलती है कि उसके सीनियर एक टॉप क्लास जीनियस है और कल रात वह बस 1 घंटे के अंदर ही ब्रेक थ्रू करके बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल पर पहुंच गए थे। यह सुनते ही सभी लोगों के वहाँ पर होश उड़ जाते हैं। तभी जिन साओ गुस्से में लिन साओ को धक्का देते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि स्टार टावर का गेट उस जगह पर खुल चुका होता है जिसके अंदर जाकर सभी लोगों को अपने टैलेंट के हिसाब से टेक्निक मिलने वाली होती है। साओयान लिन साओ के पास आते हुए उसे वहाँ पर गिरने से बचाता है और अब वह गुस्से में जिन साओ से बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जूनियर को यहाँ पर धक्का देने की। तभी जिन साओ बोलता है, तुम्हारी यह जूनियर काफी ज्यादा एरोगेंट है, इसीलिए बस मैं यहाँ पर इसे सबक सिखा रहा था। तभी साओयान आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर जिन साओ, अगर आज के बाद तुमने लिन साओ को हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यह सुनते ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब साओयान साओ को लेकर स्टार टावर की ओर आगे बढ़ता है। तभी जिन साओ साओयान को रोकते हुए बोलता है, साओयान मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह केओस बेल को 9 बार बजाया था, पर मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि स्टार टावर के अंदर हमें जो टेक्निक्स मिलने वाली है वह टेक्निक्स हमें हमारे टैलेंट के हिसाब से मिलेगी, तो उस जगह पर तुम्हारी कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली है। अब वह सभी लोग स्टार टावर के अंदर जाते हैं जहां पर चारों ओर कई सारे पावरफुल टेक्निक्स उड़ रहे होते हैं। वहीं पर सेक्ट के सभी डिसाइपल्स नई टेक्निक्स को पाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। दूसरी ओर सेक्ट के कई सारे मास्टर साओयान को देखने के लिए आए होते हैं, क्योंकि वह यह देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आखिर साओयान को यहाँ पर कितनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक मिलने वाली है। वहीं पर स्टार टावर के सभी मास्टर डीटियान की तारीफ करते हुए बोल रहे होते हैं, मास्टर हमें पूरा यकीन है कि आपके नए डिसाइपल को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक मिलेगी, क्योंकि वह एक पियरलेस जीनियस है। जो सुनकर मास्टर डीटियान मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी उस जगह पर सेक्ट का एक एल्डर टियानी आता है और अब वह बोलता है, साओयान को यहाँ पर सबसे ज्यादा यूजलेस टेक्निक मिलेगी, क्योंकि साओयान एक यूजलेस पर्सन है और उसने यहाँ पर धोखे से केओस बेल को 9 बार बजाकर हमारे सेक्ट के अंदर एडमिशन लिया है। वह एक लूजर है, इसीलिए उसने एक लूजर एंसेस्टर को अपना मास्टर चुना है। तभी सभी लोग देखते हैं कि टियानी हेवन रेलम के हाफ स्टेप पर पहुंच चुका होता है। जो देखते ही सभी लोग टियानी की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि अब टियानी डीटियान के बाद सेक्ट का सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर बन चुका होता है। वहीं पर टियानी लगातार डीटियान की बेइज्जती किए चला जा रहा होता है और अब वह बोलता है, अभी मैं सेक्ट का सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर बना हूँ, पर आज से 100 साल के बाद मैं हमारे केओस सेक्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर बन जाऊंगा, जिसके बाद मैं साओयान जैसे डिसाइपल्स को अपने सेक्ट में आने ही नहीं दूंगा, क्योंकि यह सभी लोग चीटिंग से सेक्ट के अंदर एडमिशन तो ले लेते हैं पर इनके बस की कुछ नहीं होती है। तभी मास्टर डीटियान बोलते हैं, टियानी तुम्हें यहाँ पर मेरी जितनी बेइज्जती करनी थी तुम कर चुके, पर मैं अपने डिसाइपल के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। यह सुनते ही टियानी वहाँ पर चुप हो जाता है। दूसरी ओर अब वहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपल्स को उनके टैलेंट के हिसाब से टेक्निक मिलना स्टार्ट हो चुका होता है और अब लिन साओ को वहाँ पर एक फर्स्ट क्लास वेपन 1000 शैडो वाइप मिलता है। जो देखते ही लिन साओ काफी ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर चू जिंगसियाओ को 9 टर्न हार्मनी टेक्निक मिलती है, जो कि एक सुपीरियर टेक्निक मानी जाती है और अब यह देखते ही जिंगसियाओ वहाँ पर सभी मास्टर्स को थैंक्स करने लगता है। वहीं पर खड़े अब सभी डिसाइपल्स भी जिंगसियाओ की तारीफ करते हुए बोलने लगते हैं, यह तो एक सुपर कॉम्बैट स्किल है जिसका यूज करके जिंगसियाओ मार्शल आर्ट में किसी को भी फाइट में हरा सकता है। और अब जिंगसियाओ वहां पर अपने टेक्निक का शो ऑफ करने लगता है। तभी वहां पर खड़ा एक मास्टर टियानी से बोलता है, एल्डर टियानी चू जिंगसियाओ तो आपका डिसाइपल है ना, यह सच में एक जीनियस है। तभी दूसरा मास्टर बोलता है, हाँ मुझे याद आया, जियांगसियाओ ने ही यहाँ पर बेल को 5 बार बजाया था। यह सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और तो और अब इसे एक सुपर कॉम्बैट स्किल भी मिल चुकी है, जिस वजह से इसकी पावर यहाँ पर अब काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी टियानी हंसते हुए बोलने लगता है, मैं एक टैलेंटेड पर्सन हूँ तो मेरे डिसाइपल्स भी यहाँ पर टैलेंटेड होंगे और यहाँ पर जल्द ही मैं और मेरा डिसाइपल भी इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद कुछ लूजर्स की तरह नहीं हैं। यह बोलते हुए वह मास्टर डीटियान को टॉन्ट मार रहा होता है और मास्टर डीटियान बिना कुछ बोले उसकी बातें चुपचाप सुने चले जा रहे होते हैं। तभी एक मास्टर बोलता है, यहाँ पर केओस बेल को 5 बार बजाने वाले पर्सन को इतनी खतरनाक टेक्निक मिली है, तो वह पर्सन जिसने यहाँ पर बेल को 9 बार बजाया है उसे कितनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक मिलेगी। यह सुनते ही टियानी गुस्से में उन दोनों मास्टर की ओर देखने लगता है, जिससे डरकर वह दोनों मास्टर वहाँ पर चुप हो जाते हैं। अब मास्टर डीटियान गुस्से में बोलते हैं, टियानी तुम बस देखते जाओ कि यहाँ पर क्या होता है, जल्द ही मेरा डिसाइपल यहाँ पर साबित कर देगा कि लूजर कौन
है। तभी टियानी दोबारा से मास्टर डी टियान की बेइज्जती करते हुए बोलने लगता है, मास्टर यह तो वक्त ही बताएगा कि आखिर असली टैलेंट है किसके अंदर, क्योंकि आज से 100 साल के बाद आप मर जाओगे, जिसके बाद सभी लोग आपको भूल जाएंगे। पर मैं यहाँ पर इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर लूंगा और होली केओस सेक्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर बन जाऊंगा। और जहाँ तक मुझे पता है आपका यह डिसाइपल साओयान भी आपकी तरह एक यूजलेस पर्सन है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके मरने के बाद यह यहाँ पर होली केओस सेक्ट में सरवाइव कर पाएगा। अब यह सुनते ही मास्टर डी टियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में टियान यी की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी बीच में एक एल्डर आते हुए उन दोनों को वहां पर शांत कर देता है और बोलता है, टेक्निक पाने की बारी यहाँ पर साओयान की आ चुकी है, तो आप दोनों को शांत होकर यह नजारा देखना चाहिए। अब साओयान को जैसे ही वहां पर एक टेक्निक मिलती है, लिन साओया भागते हुए जाकर उस टेक्निक को वहां पर देखने लगती है और अब उस टेक्निक को देखते ही वह काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि साओयान को वहां पर बस एक 3rd क्लास मार्शल आर्ट टेक्निक मिली होती है जिसका यूज कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है। अब यह सुनते ही होली सेक्ट के सभी डिसाइपल्स साओयान के ऊपर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब वहां पर साओयान को कई सारे इमोशन पॉइंट्स मिलते हैं, जो देखकर साओयान गुस्सा होते हुए सोचने लगता है, आखिर अब मैं इन इमोशन पॉइंट्स का करूं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर एक बेकार फाइटिंग टेक्निक मिली है। तभी सिस्टम उसे बताती है कि साओयान के सिस्टम के अंदर इनलाइटमेंट प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया है और उसे 3 इनलाइटमेंट भी मिले हैं, जिनका यूज करते हुए वह किसी भी एक मिशन को कंप्लीट कर सकता है। दूसरी ओर मास्टर डी टियान को यह सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह बोलने लगते हैं, मेरा डिसाइपल एक जीनियस पर्सन है, तो आखिर उसे यहाँ पर एक 3rd क्लास टेक्निक क्यों मिली है, यह मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तभी टियान यी आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर डी टियान, मैंने सुना था कि यहाँ पर आपके डिसाइपल ने चीटिंग करके हमारे सेक्ट में एडमिशन लिया है और उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, पर अपने आंखों से आज यह देखने के बाद मुझे भी लग रहा है कि आपका डिसाइपल आपकी ही तरह एक लूजर है और उसने चीटिंग करके ही हमारे सेक्ट में एडमिशन लिया था। तभी डी टियान चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे यह मंजूर नहीं, यहाँ पर सभी एल्डर्स आपस में हाथ मिलाकर मुझे और मेरे डिसाइपल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के रास्ते स्टार पवेलियन का मास्टर वहां पर आते हुए बोलते हैं, डी टियान, तुम्हारे डिसाइपल को यहाँ पर जो टेक्निक मिली है, क्या तुम उससे खुश नहीं हो? तभी डी टियान बोलता है, मास्टर, मेरा डिसाइपल साओयान एक जीनियस पर्सन है और जरूर यहाँ पर किसी ने धोखे से साओयान को एक 3rd क्लास टेक्निक दे दी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, तो प्लीज यहाँ पर टेक्निक्स चुनने का साओयान को एक और मौका दीजिए। अब यह सुनते ही टियान यी बोलने लगता है, मास्टर डी टियान, आखिर आप यह क्या बोल रहे हो? अगर यहाँ पर आपके डिसाइपल को टेक्निक चुनने का एक और मौका दिया जाता है तो हमारे सेक्ट के बाकी सभी डिसाइपल्स के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि स्टार पवेलियन के रूल के हिसाब से यहाँ पर हर एक पर्सन को टेक्निक चुनने का एक ही मौका मिल सकता है, और अगर यहाँ पर आपके डिसाइपल को टेक्निक चुनने का एक और मौका मिल जाता है तो यह हमारे सेक्ट के बाकी सभी डिसाइपल्स के साथ नाइंसाफी होगी। तभी स्टार पवेलियन के मास्टर बोलते हैं, टियान यी यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहा है, इसीलिए डी टियान, मैं तुम्हारे डिसाइपल को यहाँ पर एक और मौका नहीं दे सकता हूँ। तभी डी टियान बोलता है, उसे अपनी कल्टीवेशन जर्नी की स्टार्टिंग में कोई पावरफुल टेक्निक नहीं मिली तो उसका टैलेंट यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। तभी टियान यी बोलता है, मास्टर डी टियान, अगर यहाँ पर आपके डिसाइपल को कोई पावरफुल टेक्निक मिल भी जाती है तो आगे चलकर उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वह आपका डिसाइपल है और आपके साथ रहकर वह भी एक यूजलेस पर्सन बन जाएगा, तो यहाँ पर जिद करने का कोई भी फायदा नहीं, अपनी जिद को छोड़ दीजिए। यह सुनते ही डी टियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब उस जगह पर टियान यी और डी टियान आपस में बहस करने लगते हैं। तभी स्टार पवेलियन के मास्टर बीच में आते हुए उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं, यहाँ पर साओयान को एक 3rd क्लास स्किल मिल चुकी है, तो अब मैं इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी मास्टर डी टियान बोलते हैं, आपको नहीं पता कि मेरा डिसाइपल यहाँ पर कितना ज्यादा टैलेंटेड है, कल की ही बात है, कल बस 1 घंटे के अंदर ही मेरे डिसाइपल ने केओस सूत्रा को पूरी तरीके से समझ लिया, साथ ही साथ थोड़ी ही देर कल्टीवेशन करने के बाद वह बॉडी रिफाइनिंग रैलम के 9th लेवल पर पहुंच गया। यह काम कर पाना किसी भी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, तो आप एक बार सोचिए कि आखिर मेरा डिसाइपल कितना ज्यादा टैलेंटेड है। अब यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी एल्डर्स और टियान यी के भी होश उड़ जाते हैं, जिससे साओयान को वहां पर कई सारे इमोशन पॉइंट मिलते हैं।
वहीं पर साओयान खड़ा होकर सोच रहा होता है आखिर मैं इन सभी इमोशन पॉइंट का करूँ क्या, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक थर्ड क्लास टेक्निक मिली है और इस टेक्निक का यूज करते हुए मैं मार्शल आर्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता हूँ। और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, स्टार पवेलियन के लोगो, मेरी बात कान खोलकर सुनो। तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ पर धोखे से मुझे थर्ड क्लास टेक्निक देकर मेरी कल्टीवेशन जर्नी को रोक दोगे, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर रहूंगा। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं आखिर साओयान यहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट क्यों कर रहा है। वैसे यह इस टाइम पर दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। अब यह सुनते ही टियान यी स्टार पवेलियन के मास्टर को साओयान के खिलाफ भड़काने लगता है। तभी मास्टर डी टियान स्टार पवेलियन के मास्टर से बोलते हैं, मास्टर, मेरा डिसाइपल साओयान एक पियरलेस जीनियस है और यहाँ पर शायद से किसी ने धोखे से उसे एक थर्ड क्लास टेक्निक दी है जिससे वह अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ना कर सके। पर मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर साओयान को टेक्निक चुनने का एक और मौका दीजिए जिसका यूज करते हुए वह यहाँ पर अपने टैलेंट को साबित कर सके। तभी टियान यी बोलता है, मास्टर, आप यहाँ पर डी टियान की बात पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि यह यहाँ पर बस हमारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं वह सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पवेलियन मास्टर साओयान को यहाँ पर टेक्निक चुनने का दूसरा मौका नहीं देंगे। दूसरी ओर स्टार पवेलियन के मास्टर साओयान के बारे में सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और अब वह बोलते हैं, यहाँ पर मैंने साओयान के बारे में अब तक जो भी कुछ सुना, अगर वह बात सच है तो फ्यूचर में साओयान एक गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। तो मुझे यहाँ पर साओयान को एक और मौका देना चाहिए। यह बोलते हुए वह साओयान को वहाँ पर अपने लिए टेक्निक चुनने का एक और मौका देते हैं, जो देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब वहाँ पर साओयान के सामने काफी पावरफुल टेक्निक्स घूमने लगते हैं, जो देखते ही वहाँ पर खड़े सभी डिसाइपल्स बोलने लगते हैं, यह सभी टेक्निक्स तो डिवाइन टेक्निक्स है और अगर इनमें से एक भी टेक्निक साओयान को मिल जाता है तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी साओयान चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पर दोबारा से मेरे साथ चालबाजी की जा रही है। इन लोगों ने मेरे सामने डिवाइन टेक्निक्स तो रख दिया है, पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक भी गॉड लेवल टेक्निक नहीं है। तभी स्टार पवेलियन के मास्टर बोलते हैं, साओयान, बेवकूफों जैसी बातें करना बंद करो। गॉड लेवल टेक्निक्स तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मिल सकती है। साओयान बोलता है, जब तक मेरे सामने यहाँ पर गॉड लेवल टेक्निक नहीं आता है तब तक मैं इनमें से किसी भी टेक्निक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब यह सुनते ही सेक्ट के सभी डिसाइपल्स साओयान के ऊपर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी जिंगसिया उसके पास आते हुए उसे बताता है कि यहाँ पर बस कुछ गिने चुने लकी लोगों को ही गॉड लेवल टेक्निक मिलती है, बाकी सभी लोगों को अपने लिए खुद ही गॉड लेवल टेक्निक को क्रिएट करना पड़ता है और मैं एक लकी पर्सन हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर गॉड लेवल टेक्निक मिली है। अब यह सुनते ही साओयान गुस्से में उस जगह पर मौजूद सभी टेक्निक्स को आपस में मर्ज करते हुए डिट्टो सेम वही टेक्निक बना देता है जो वहाँ पर जिंगसियाओ को मिली होती है। और स्टार पवेलियन के रूल के हिसाब से एक ही टेक्निक दो लोगों को नहीं मिल सकती है, पर यहाँ पर साओयान ने सभी टेक्निक्स को आपस में मर्ज करके जिंगसियाओ के पास मौजूद टेक्निक का ही निर्माण कर लिया होता है, जो देखकर जिंगसियाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर तभी स्टार पवेलियन के मास्टर हंसते हुए बोलते हैं, तुम दोनों को यहाँ पर एक ही टेक्निक मिली है, चलो फिर यहाँ पर एक गेम खेलते हैं। तुम दोनों को 10 साल का टाइम दिया जाता है और 10 साल के अंदर जिसने भी इस टेक्निक को पहले मास्टर कर लिया, यह टेक्निक परमानेंट उसकी हो जाएगी और दूसरे पर्सन की मेमोरी को इरेज करके उससे यह टेक्निक छीन ली जाएगी। यह सुनते ही जिंगसियाओ इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर साओयान ने उस टेक्निक को मास्टर करना स्टार्ट कर दिया होता है, जो देखते ही वह बोलता है, यह सच में एक बेवकूफ है, इसे लग रहा है कि यह इसी जगह पर इस टेक्निक को मास्टर कर सकता है। तभी लिन साओया बोलती है, बेवकूफ मेरे सीनियर नहीं बल्कि बेवकूफ तुम हो, क्योंकि मेरे सीनियर बस 5 मिनट के अंदर ही इस टेक्निक को यहाँ पर मास्टर कर लेंगे। जो सुनते ही जिंगसियाओ हंसने लगता है, पर उसी वक्त साओयान अपने पास मौजूद एनलाइटमेंट का यूज करता है और वह 1 मिनट के अंदर ही 9 टर्न हार्मनी फिस्ट टेक्निक के 3 फॉर्म को मास्टर कर लेता है। जो देखते ही टियान यी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह जिंगसियाओ से बोलता है कि जल्दी से आगे बढ़कर साओयान को उस टेक्निक को मास्टर करने से रोको, वरना तुमसे यह टेक्निक छीन ली जाएगी। यह सुनते ही जिंगसियाओ काफी तेजी से साओयान के ऊपर अटैक करता है, पर साओयान उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे खुद से दूर कर देता है। तभी जिंगसियाओ दोबारा से साओयान के ऊपर अटैक करता है, पर तभी साओयान 9 टर्न हार्मनी फिस्ट के 6th फॉर्म का यूज करते हुए
जिंगसियाओ को दूर फेंक देता है, जिससे जिंगसियाओ बेहोश हो जाता है, जो देखते ही टियान यी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह साओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी मास्टर डीटियान उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और अब वहां पर साओयान 9 टर्न हार्मनी फिस्ट के 9th फॉर्म को भी मास्टर कर लेता है और अब वहां पर स्टार पवेलियन के मास्टर जिंगसियाओ की मेमोरी के अंदर से उस टेक्निक को इरेज कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों के बाद एक स्पिरिचुअल गार्डन दिखाया जाता है, जहां पर लिन साओया के मास्टर फू लिन साओया को फॉरबिडन एरिया में जाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और वह उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर रहे होते हैं, जिससे लिन साओया की बॉडी स्ट्रांग हो जाए। वहीं पर लिन साओया अपने मास्टर के अटैक से बचते हुए इधर उधर भाग रही होती है। दूसरी ओर साओयान मास्टर डीटियान के साथ एक जगह पर बैठा मछलियां पकड़ रहा होता है और अब वह बोलता है, मास्टर डीटियान, मुझे पता चला कि यहाँ पर आसपास ही कहीं पर ड्रैगन नेस्ट मौजूद है, जहाँ पर जाकर हमारे सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स कल्टीवेशन करने वाले हैं। तो अगर मैं उस जगह पर जाकर कल्टीवेशन करूँ तो मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी मास्टर डीटियान बोलते हैं, तुम्हें उस जगह पर जाने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही साओयान काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी मास्टर डीटियान बोलते हैं, तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है और अगर इस स्पीड से तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ पर बढ़ती रही तो तुम्हारे मेरिडियन से इंजर्ड हो सकते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह पर कुछ दिन आराम करो। तभी साओयान बोलता है, मास्टर आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरी बॉडी यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, जिस वजह से मैं काफी आसानी से अपने अंदर अब और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तभी मास्टर डीटियान बोलते हैं, साओयान तुम्हें यहाँ पर इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। द ट्रू ड्रैगन नेस्ट एक स्कैम है। हर बार जब भी फॉरबिडन लैंड में जाने का दरवाजा खुलने वाला होता है, तब होली लैंड टाइचू के मेंबर्स यहाँ पर ड्रैगन नेस्ट में जाने का ड्रामा करते हैं और वह हमारे केओस सेक्ट के डिसाइपल्स को भी उस जगह पर इनवाइट करते हैं, जिससे वह सभी लोग वहाँ पर हमारे केओस सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को ले जाकर उनका शिकार बना सके। और साओयान, मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी मुलाकात यहाँ पर होली लैंड टाइचू के किसी भी मेंबर से हो तो तुम उसके सामने सावधान रहना, क्योंकि वह यहाँ पर तुम्हें भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तभी साओयान कुछ लोगों को उड़ते हुए उनके सेक्ट के हॉल की ओर जाते हुए देखता है और अब वह इस बारे में मास्टर डीटियान को भी बताता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन फू हर जगह पर लिन साओया को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि लिन साओया भागकर कहीं पर जाकर छिप गई होती है। अब दिखाया जाता है कि लिन साओया सेक्ट हॉल के एक जगह पर छिपी हुई होती है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो हंसते हुए बोल रही होती है, केओस सेक्ट का सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर भी हेवन रैलम के हाफ स्टेप पर ही है। सच में पहले के मुकाबले केओस सेक्ट काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। तभी उसके सामने खड़ा उसका मास्टर उसे डांटते हुए चुप करा देता है और अब वह अपने सामने खड़े टियान यी से माफी मांगता है। टियान यी हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, यह लड़की अभी यहाँ पर यंग है, इसीलिए यह इस तरह की बातें कर रही है। वहीं पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह पर्सन पैट्रिया को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम वांग यांग हुई है और मैं होली लैंड टाइचू का मास्टर हूँ। तभी पैट्रियार्क बोलते हैं, यांग हुई, तो क्या तुम मुझे यह बताना चाहोगे कि आखिर तुम मेरे केओस सेक्ट में क्या करने के लिए आए हो? तभी वांग हुई बोलता है, होली लैंड टाइचू के मास्टर ने यहाँ पर मुझे आपके होली केओस लैंड के डिसाइपल्स को इनवाइट करने के लिए बोला है। वह चाहते हैं कि आपके डिसाइपल्स और हमारे डिसाइपल्स एक साथ ट्रू ड्रैगन नेस्ट में जाकर कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ाए। अब यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी एल्डर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी टियान यी उनके पास आते हुए बोलता है, क्या तुम इस बार अपने डिसाइपल्स को ड्रैगन नेस्ट में भेजने वाले हो? तभी वह एल्डर्स बोलते हैं, पिछली बार हमने अपने जितने भी डिसाइपल्स को ड्रैगन नेस्ट में भेजा था, वह लोग अब तक वहां से वापस नहीं आए हैं, तो आखिर इस बार हम अपने डिसाइपल्स को वहां पर क्यों भेजेंगे? तभी यांग हुई बोलता है, वैसे इस बार हमारे यहाँ से बस 2 ही डिसाइपल ड्रैगन नेस्ट में जा रहे हैं। और अब वह उन दोनों को वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर खड़ा एक पर्सन बोलता है, मेरा नाम फेंग टियान है और मैं बॉडी रिफाइनिंग रैलम के 9th लेवल पर हूँ।
तभी वह लड़की बोलती है, मेरा नाम फू मियाओ टोंग है और मैं बॉडी रिफाइनिंग रैलम के 10th लेवल पर हूँ। यह सुनते ही सभी एल्डर्स बोलने लगते हैं, यह दोनों तो हमारे सेक्ट में मौजूद सभी डिसाइपल्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अब वह दोनों एल्डर्स टियान यी की ओर देखते हुए बोलते हैं, तुम्हारा डिसाइपल हमारे सेक्ट का सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है, तो फिर क्यों ना इस बार तुम अपने डिसाइपल को ड्रैगन नेस्ट में भेजो। पर टियान यी अपने डिसाइपल्स को वहां पर नहीं भेजना चाह रहा होता है, इसीलिए वह कुछ भी नहीं बोलता है। जो देखते ही पैट्रियार्क एक एल्डर से बोलते हैं कि भागते हुए जाओ और डीटियान और उसके सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ। तभी लिन साओया बाहर निकलते हुए बोलती है, मास्टर मैं इस जगह पर पहले से ही मौजूद हूँ। और अब वह वहाँ पर खड़े पैट्रियार्क और सभी एल्डर्स को ग्रीट करती है। तभी पैट्रियार्क एक एल्डर से बोलते हैं, आखिर यह लड़की कौन है? तभी वह एल्डर बोलता है, मुझे भी नहीं पता, आज से पहले मैंने इसे सेक्ट में कभी नहीं देखा। तभी टियान यी बोलता है, यह डीटियान की डिसाइपल है, क्यों ना हम इसे ही आगे भेज दे। यह सुनते ही पैट्रियार्क लिन साओया को आगे जाने के लिए बोलता है। अब यह देखते ही यांग हुई हंसते हुए बोलता है, तो क्या यही लड़की आपके सेक्ट की सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है? तभी टियान यी चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन साओया की यहाँ पर बेइज्जती करने की? यह हमारे सेक्ट की तीसरी सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है। तभी मियाओ टोंग आगे बढ़ते हुए लिन साओया को फाइट के लिए चैलेंज करती है। जो सुनते ही लिन साओया अपने वेपन को बाहर निकालते हुए उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी मियाओ टोंग उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगती है। लिन साओया उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उसके ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है, पर मियाओ टोंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और वह 1 मिनट के अंदर ही लिन साओया को फाइट में हरा देती है। और अब वह वहाँ पर लिन साओया की बेइज्जती करने लगती है। तभी लिन साओया बोलती है, तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मेरे सेक्ट की सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल नहीं हूँ, जबकि तुम अपने सेक्ट की सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल हो। और जब यहाँ पर तुम्हारा सामना मेरे सीनियर के साथ होगा तब तुम रोने लगोगी। यह सुनते ही मियाओ टोंग गुस्से में अटैक करते हुए लिन साओया को बेहोश कर देती है। यह देखते ही यांग हुई हंसते हुए बोलने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस साल आपके सेक्ट को ज्वाइन करने वाले डिसाइपल्स पिछली बार से भी ज्यादा कमजोर होंगे। तभी एक सोल्जर भागते हुए आकर पैट्रियार्क को बताता है कि मास्टर डीटियान अपने डिसाइपल साओयान के साथ इस जगह पर आ रहे हैं। और अब साओयान मास्टर डीटियान के साथ काफी स्टाइल में हॉल के अंदर एंटर होता है। तभी पैट्रियार्क साओयान की तारीफ करते हुए बोलने लगते हैं, ये साओयान है और यही हमारे सेक्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है। तभी साओयान वहां पर गिरी हुई लिन साओया को देखकर परेशान हो जाता है और अब वह भागते हुए जाकर उसे संभालता है और गुस्से में बोलता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई लिन साओया को यहाँ पर हर्ट करने की? तभी मियाओ टोंग हंसते हुए बोलती है, यहाँ पर हमारे बीच एक कंपटीशन चल रहा है और उस कंपटीशन में तुम्हारी यह जूनियर लिन साओया मुझसे फाइट में हार गई और बेहोश हो गई। तभी साओयान गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर पर बहुत ही ज्यादा घमंड है, तो फिर क्यों ना यहाँ पर तुम मेरा सामना करो। यह सुनते ही मियाओ टोंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए साओयान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी फेंगटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, सिस्टर इस पर्सन को फाइट में हराने के लिए यहाँ पर आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसे तो मैं ही संभाल लूंगा। तभी उस जगह पर जिंगसियाओ आते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें लग रहा है कि इस जगह पर चल रहे कंपटीशन में तुम साओयान को हरा सकते हो? मैंने भी यहाँ पर साओयान को तुम्हारी ही तरह अंडर एस्टिमेट किया था, पर मैं अपना सबक सीख चुका हूँ और तुम्हें भी जल्द ही यहाँ पर पता चल जाएगा कि साओयान किस बला का नाम है। और अब वह साओयान को फाइट करने के लिए आगे जाने के लिए बोलता है। तभी साओयान बोलता है, मैं मेरे सेक्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल हूँ और ब्रदर जिनसियाओ यह पर्सन अपने सेक्ट का सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर्सन से हमारे सेक्ट का भी सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल फाइट करे, वरना बाद में यह सभी लोग रोते हुए कहेंगे कि हमने इनके साथ नाइंसाफी की है। तो मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़कर इस पर्सन को इसकी औकात दिखा दीजिए। यह सुनते ही जिंगसियाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वहाँ पर जिंगसियाओ कुछ बोल पाता उससे पहले ही फेंगटियान काफी तेजी से लगातार कई सारे पंच जिंगसियाओ के चेहरे पर दे मारता है, जिससे जिंगसियाओ की बॉडी आकर जाती है और वह वहीं पर नीचे गिर जाता है। वहीं पर फेंगटियान की पावर को देखकर सभी एल्डर्स हैरान होते हुए आपस में बात करने लगते हैं कि फेंगटियान के पास यहाँ पर लाइटनिंग बॉडी है, जिस वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है और अपनी स्पीड का ही यूज करते हुए उसने जिंगसियाओ को इतनी जल्दी फाइट में हरा दिया। और अब सभी एल्डर्स बोलने लगते हैं, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या साओयान इन दोनों को यहाँ पर फाइट में हरा सकता है?
क्योंकि अगर साओयान इन दोनों से फाइट में हार गया तो हमारे सेक्ट की दोबारा से काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। तभी मास्टर टिटियान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, तुम सभी लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अब वह सभी लोग जैसे ही अपना सर उठाकर ऊपर देखते हैं, साओयान लिन साओया को अपने कंधे पर उठाकर जिंग सियाओ को पैर से पकड़कर घसीटते हुए वहां से थोड़ी दूर लेकर जा रहा होता है, जिससे फाइट के दौरान उन दोनों को चोट न लगे। देखते ही यांग हुई को लगता है कि साओयान यहाँ पर फाइट करने से डर गया और वह इस जगह से भाग रहा है। यह सोचते हुए वह केओस सेक्ट के पैट्रियार्क से बोलता है, पैट्रियार्क आपके डिसाइपल्स तो सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर और कायर है। तो मेरे ख्याल से आपके डिसाइपल्स ने जो मेरे डिसाइपल्स को यहाँ पर चैलेंज दिया था वह चैलेंज अब खत्म हो गया। तभी साओयान बोलता है, आखिर तुमसे यह किसने कहा कि यह फाइट यहाँ पर खत्म हो चुकी है? तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ से डरकर भाग रहा हूँ? मैं बस लिन साओया और जिंग सियाओ को यहाँ पर साइड में रख रहा हूँ, और वैसे मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो अपने दोनों डिसाइपल्स को एक साथ मुझसे फाइट करने के लिए आगे भेज दो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। यह सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जिससे साओयान को काफी सारे इमोशन पॉइंट मिलते हैं। तभी यांग हुई अपने दोनों डिसाइपल से बोलता है कि जाओ और जाकर इस पर्सन को यहाँ पर सबक सिखाओ। अब यह सुनते ही केओस सेक्ट के एल्डर्स सोचने लगते हैं, साओयान पावरफुल है, पर वह इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं कि वह मियाओरोंग और फेंगटियान दोनों का ही मुकाबला एक साथ कर सके। दूसरी ओर मियाओरोंग साओयान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार खड़ी होती है, जो देखते ही यांग हुई उसके पास आते हुए बोलता है, तुम साइड हट जाओ, यह पर्सन इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं कि यहाँ पर तुम्हें इसके साथ जाकर फाइट करनी पड़े, इसे यहाँ पर फेंगटियान ही संभाल लेगा। तभी मियाओरोंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलती है, इस पर्सन को यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी है, तो फिर क्यों ना मैं ही इसके ऊपर अटैक करके 1 सेकंड के अंदर ही इस फाइट को यहाँ पर खत्म कर दूं, जिसके बाद यह पर्सन अपने काम पर भी जा सकता है। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से साओयान के ऊपर अटैक कर देती है। तभी यांग हुई साओयान की बॉडी से निकल रही ऑरा को सेंस करता है और अब वह मियाओरोंग को रोकने की कोशिश करता है, पर मियाओरोंग तब तक साओयान के पास पहुंच चुकी होती है और उसी वक्त साओयान मियाओरोंग को एक पंच करके दूर फेंक देता है, जिससे मियाओरोंग काफी ज्यादा घायल हो जाती है। यह देखते ही फेंगटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, आखिर तुम इतनी बेरहमी से एक लड़की के ऊपर कैसे अटैक कर सकते हो? साओयान बोलता है, यहाँ पर बेरहमी से अटैक करने की शुरुआत तो तुम ही लोगों ने की थी, तो क्या अब तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है? वहीं पर अब लिन साओया को भी होश आ चुका होता है और अब वह साओयान की लगातार वहां पर तारीफ करने लगती है, जो देखकर फेंगटियान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब फेंगटियान अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए साओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी साओयान वहां पर एक दूसरे सुपर कॉम्बैट स्किल की प्रैक्टिस करने लगता है, जो कि उससे खुश होकर स्टार पवेलियन के मास्टर ने उसे गिफ्ट किया होता है। अब यह देखकर सभी एल्डर्स हैरान होते हुए बोलने लगते हैं, आखिर साओयान यहाँ पर यह क्या करने की कोशिश कर रहा है? आखिर वह फाइट के दौरान यहाँ पर दूसरी टेक्निक की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? तभी साओयान सिस्टम से पूछता है कि आखिर उसके पास कितने एनलाइटमेंट बचे हुए हैं। सिस्टम उसे बताती है कि उसके पास 2 एनलाइटमेंट बचे हुए हैं। यह सुनते ही साओयान उसमें से एक एनलाइटमेंट का यूज करते हुए उस दूसरी कॉम्बैट स्किल टाइची को भी वहाँ पर मास्टर कर लेता है। दूसरी ओर एक जगह से खड़ा होकर फेंगटियान उसे यह सब कुछ करते हुए देख रहा होता है और अब वह बोलता है, तुम्हारा इस जगह पर नए टेक्निक की प्रैक्टिस करना यूजलेस है, क्योंकि अब तुम मेरे हाथों यहाँ पर मरने वाले हो। और अब वह अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए साओयान के ऊपर अटैक करने लगता है, पर साओयान काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। यह देखते ही फेंगटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में साओयान को भड़काते हुए बोलता है, साओयान क्या तुम इसी तरह मेरे अटैक्स को डॉज करते हुए यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहती हो? मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, तुम एक कायर हो और मुझसे फाइट करने में तुम्हें डर लग रहा है। यह सुनते ही साओयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में फेंगटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब फेंगटियान साओयान के सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि साओयान जल्द ही थक जाएगा, जिसके बाद मैं काफी आसानी से उसे हरा दूंगा। और अब वह अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए साओयान के चारों ओर काफी तेजी से भागने लगता है, जिससे साओयान उसका पीछा करते करते थक जाए, पर साओयान अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, जो देखकर फेंगटियान गुस्से में साओयान के ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। पर उसी वक्त साओयान अपने 9 टर्न हार्मनी फिस्ट का यूज करते हुए फेंगटियान के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है।
पर तभी फेंगटियान दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, साओयान, चाहे तुम भले ही यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम मेरी स्पीड का सामना नहीं कर पाओगे। यह सुनते ही साओयान सिस्टम से बोलता है कि डिवाइन स्टॉर्म टेक्निक को यहाँ पर एक्टिवेट किया जाए, जो सुनते ही सिस्टम डिवाइन स्टॉर्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ पर साओयान की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब फेंगटियान और साओयान दोनों ही अपनी फुल स्पीड में एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं पर उन दोनों के ही अटैक्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और उन दोनों की स्पीड को देखकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। दूसरी ओर यह देखकर यांग हुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब फेंगटियान साओयान को एक पंच मारने ही वाला होता है कि तभी साओयान काफी तेजी से उसे एक पंच मारते हुए उसे हॉल से बाहर फेंक देता है। पर वह इतने में ही नहीं रुकता है। अब वह अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए फेंगटियान के जमीन पर नीचे गिरने से पहले ही उसके पास पहुंच जाता है और अब वह उसे किक करके ऊपर आसमान में उड़ा देता है, जिसके बाद वह उसके ऊपर लात घूसों की बौछार कर देता है। और अब साओयान फेंगटियान को लगातार मारे ही चला जा रहा होता है, जो देखकर फेंगटियान काफी ज्यादा डर चुका होता है। और अब साओयान फेंगटियान का सर पकड़कर उसे सेक्ट की सीढ़ियों पर घसीटते हुए सीधा दोबारा से हॉल के अंदर ले आता है, जिसके बाद वह दोबारा अपने 9 टर्न हार्मनी फिस्ट का यूज करते हुए फेंगटियान के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी यांग हुई फेंगटियान के चारों ओर एक बैरियर बनाकर उसे वहां पर प्रोटेक्ट कर लेता है और अब वह साओयान को रुकने के लिए बोलता है, जिसके बाद वह पैट्रियार्क से माफी मांगते हुए बोलता है, पैट्रियार्क, मैं मानता हूं कि आपका यह डिसाइपल मेरे डिसाइपल से ज्यादा पावरफुल है, तो प्लीज यहाँ पर अपने डिसाइपल को रोकिए, वरना यह मेरे डिसाइपल को जान से मार देगा। पर पैट्रियार्क वहां पर कुछ भी नहीं बोलते हैं और अब यह देखते ही साओयान अपने पास मौजूद एंगर पॉइंट का यूज करते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है और दोबारा से 9 टर्न हार्मनी फिस्ट का यूज करते हुए यांग हुई के द्वारा बनाए गए बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी यांग हुई साओयान के सामने सरेंडर कर देता है। अब यह सुनते ही साओयान रुक जाता है। दूसरी ओर साओयान से इतना ज्यादा पिटने के बाद फेंगटियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जो देखते ही मियाओरंग उसके पास जाते हुए उसे वहां पर संभालती है। तभी यांग हुई बोलता है, साओयान, मैं मानता हूं कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और आज यहाँ पर तुमने मेरे डिसाइपल्स को हरा दिया है, पर ड्रैगन नेस्ट कंपटीशन में मेरे डिसाइपल तुमसे इसका बदला लेंगे। अब यह सुनते ही फेंगटियान काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, मैं साओयान से दोबारा कभी फाइट नहीं करूंगा, यह एक मॉन्स्टर है। यह सुनते ही यांग हुई गुस्से में फेंगटियान को चुप करते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरी आज इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, तो अपना मुंह बंद रखो। तभी वहाँ पर सिस्टम साओयान को बताती है कि फेंगटियान को मारने की वजह से साओयान को यहाँ पर 3 एनलाइटमेंट और कई सारे इमोशन पॉइंट मिले हैं। यह सुनते ही साओयान खुश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यांग हुई अपने दोनों डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर वहां से जा रहा होता है। वहीं पर फेंगटियान बोल रहा होता है, मास्टर, साओयान एक मॉन्स्टर है, तो मैं दोबारा कभी भी उससे फाइट नहीं करूंगा, और तो और ड्रैगन नेस्ट कंपटीशन के दौरान तो मैं उसके सामने भी नहीं आऊंगा। तभी यांग हुई बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूँ। लोगों का कहना है कि साओयान एक जीनियस और टैलेंटेड पर्सन है, पर मैं जानता हूं कि साओयान के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। साओयान बस मास्टर डीटियान का डिसाइपल है और यहाँ पर मास्टर डीटियान पिछले कई सालों से अपने लिए स्पिरिचुअल हर्ब इकट्ठा कर रहे थे, पर जब साओयान उनका डिसाइपल बना तो उन्होंने अपने पास मौजूद सभी मेडिसिन और हर्ब साओयान को दे दिया, जिससे साओयान की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई। उसके अंदर कोई भी नेचुरल टैलेंट नहीं है, वह बस मेडिसिन और पिल्स खाकर इतना ज्यादा पावरफुल बना है, जिस वजह से अब काफी टाइम तक उसकी पावर नहीं बढ़ेगी और ड्रैगन नेस्ट कंपटीशन के दौरान भी साओयान की पावर बस इतनी ही रहेगी। पर तुम दोनों इस टाइम में मेहनत करके अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ मैं तुम दोनों को यहाँ पर यूज करने के लिए पावरफुल ट्रेजर्स भी दूंगा, जिसका यूज करके ड्रैगन नेस्ट कंपटीशन के दौरान तुम साओयान से अपना बदला ले सकते हो और मैं चाहता हूँ कि उस कंपटीशन के दौरान तुम उसे जान से मार दो। अब यह आइडिया फेंगटियान और मियाओरंग दोनों को ही काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वह तीनों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि साओयान मास्टर डीटियान के साथ एक जगह पर बैठा फिशिंग कर रहा होता है। तभी मास्टर डीटियान बोलते हैं, साओयान, अब तुम यहाँ पर आगे क्या करने वाले हो? साओयान बोलता है, मास्टर, मैंने होली लैंड टाइचू के डिसाइपल्स को यहाँ पर आपके सामने ही फाइट में हराया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ड्रैगन नेस्ट में जाने की परमिशन दो।
और मुझे पूरा यकीन है कि उस जगह पर जाकर कल्टीवेशन करके मैं अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। तभी मास्टर डीटियान बोलते हैं, यांग हुई हमसे झूठ बोल रहा था। उसके सेक्ट की ओर से बस 2 ही लोग ड्रैगन नेस्ट में नहीं जाने वाले हैं, बल्कि उनके साथ एक और पर्सन ड्रैगन नेस्ट में जाएगा और वह पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कहा जाता है कि वह पर्सन टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। साओयान बोलता है, मास्टर मैं उसे भी काफी आसानी से फाइट में हरा दूंगा। मास्टर डीटियान बोलते हैं, तुम्हें कभी भी अपने अपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और मैंने सुना है कि उस पर्सन के पास सुप्रीम बॉडी है। यह सुनते ही साओयान परेशान हो जाता है और बोलता है, मास्टर तो अगर मेरा सामना उस पर्सन के साथ हुआ तो आखिर मैं उसे कैसे हराऊंगा। मास्टर डीटियान बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर उस पर्सन को फाइट में हराने का एक आइडिया मौजूद है। यह सुनते ही साओयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें कुछ दिनों के बाद साओया को दिखाया जाता है, जो कि ओल्ड मैन फू और साओयान के साथ एक जगह पर आई हुई होती है और अब वह वहां पर रखे हुए एक गुलाब के फूल को उठाते हुए बोलती है, वह यहाँ पर पिछले कई दिनों से ट्रेनिंग कर रही है और आज फाइनली उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म हो गई। तभी वह अपने सामने मौजूद एक बड़े से टावर को देखती है और अब वह उस टावर के बारे में ओल्ड मैन फू से पूछती है। अब ओल्ड मैन फू उसे बताता है कि इस टावर को फैंटम क्लोन टावर कहा जाता है और हमारे सेक्ट के सभी पावरफुल डिसाइपल्स के क्लोन इसी टावर के अंदर रहते हैं और इस टावर के अंदर टोटल 100 फ्लोर है और हर एक फ्लोर पर तुम्हें सेक्ट के एक जीनियस पर्सन का क्लोन मिलेगा। यह सुनते ही साओयान आगे बढ़ते हुए बोलता है, हाँ अब मुझे याद आया, मास्टर डीटियान ने मुझे इसके बारे में बताया था। यह क्विनलॉन्ग लिस्ट का टावर है और अगर मैं इस टावर के अंदर जाकर सभी क्लोन्स को फाइट में हरा दूं, तो यह टावर मेरा भी यहाँ पर एक क्लोन बना देगा और इस टावर के जितने लेवल्स को मैं पार करूंगा, मेरा वह क्लोन उतने ही लेवल पर जाकर रहेगा और मेरे बाद जाने वाले पर्सन का सामना मेरे क्लोन के साथ होगा। तो अब टाइम आ गया है अपने क्लोन को इस टावर का सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन देने का। यह सुनते ही ओल्ड मैन फू हंसते हुए बोलता है, मैं तुम दोनों को इसीलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तुम दोनों को इस फैंटम क्लोन टावर के अंदर जाकर इसके अंदर मौजूद प्रीवियस सभी क्लोन से फाइट करके उन्हें हराना है और अपनी पावर को यहाँ पर स्टैब्लिश करना है। यह सुनते ही लिन साओया परेशान हो जाती है और बोलती है, पर मास्टर आपने तो मुझसे कहा था कि हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, पर यहाँ पर पहुंचकर आप मुझसे बोल रहे हो कि यहाँ पर भी मुझे ट्रेनिंग करनी होगी। मुझे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तभी ओल्ड मैन फू गुस्सा होते हुए बोलते हैं, बेवकूफ, तुम हमारे सेक्ट की करंट तीसरी सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल हो, पर इसके बावजूद तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा कम है। तो यहाँ पर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, जिससे फ्यूचर में तुम्हारा कोई भी अपोनेंट तुम्हारी बेइज्जती ना कर सके। यह सुनते ही लिन साओया वहां पर चुप हो जाती है। वहीं पर वह सोच रही होती है, मास्टर फू यहाँ पर उसे ट्रेनिंग करवा के ही मार देंगे। तभी साओयान ओल्ड मैन फू से बोलता है, ओल्ड मैन आखिर इस जगह पर यह 2 टैबलेट क्यों रखे हुए हैं? यहाँ पर मौजूद क्विनलॉन्ग लिस्ट में तो बस 100 लोगों के ही नाम होने चाहिए थे। अब ओल्ड मैन फू साओयान को बताता है कि यहाँ पर मौजूद एक लिस्ट में जिन 100 लोगों का नाम है, वह 100 लोग हमारे सेक्ट के करंट डिसाइपल हैं, जबकि दूसरी लिस्ट में हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने वाले सभी पावरफुल डिसाइपल्स के नाम हैं। उन लोगों के नाम भी जिन्होंने पास्ट में हमारे केओस सेक्ट को ज्वाइन किया होगा। यह सुनते ही साओयान आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, मैंने यह फैसला कर लिया है कि मैं इन दोनों लिस्ट की नंबर 1 पोजीशन पर अपना नाम दर्ज करूंगा। यह सुनते ही ओल्ड मैन फू काफी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। दूसरी ओर वहां पर खड़ी लिन साओया लगातार साओयान की तारीफ करने लगती है। तभी साओयान के पीछे से एक पर्सन वहां पर आते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं है कि इस क्विनलॉन्ग लिस्ट में जिन 100 लोगों के नाम हैं, आखिर वह 100 लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तभी लिन साओया उसकी ओर देखते हुए बोलती है, आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो? यह सुनते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, एक बार उस लिस्ट को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें उस लिस्ट के ऊपर लिंजी का नाम दिखाई दे रहा है? वह मैं हूँ और मैं एक पियरलेस जीनियस हूँ, जिसने यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद क्विनलॉन्ग लिस्ट में अपने नाम को दर्ज किया है। तभी लिन साओया काफी ध्यान से उस लिस्ट को देखती है, पर उसे कहीं पर भी उस पर्सन का नाम नहीं दिखाई देता है और अब वह बोलती है, इस लिस्ट में कहीं पर भी तुम्हारा नाम मौजूद है ही नहीं। लिंजी बोलता है, एक बार ध्यान से देखो, वो रहा मेरा नाम। तभी लिन साओया देखती है कि क्विनलॉन्ग लिस्ट के 100वें नंबर पर लिंजी का नाम होता है और अब वह परेशान होते हुए बोलने लगती है, तो क्या तुम सच में इतने ज्यादा पावरफुल हो, इसके बावजूद तुम क्विनलॉन्ग लिस्ट के 100वें नंबर पर ही अपना नाम दर्ज कर पाए? लिंजी हंसते हुए हाँ में सर हिलाता
है, जो सुनते ही लिन साओया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह साओयान के पास जाते हुए बोलती है, सीनियर, मेरे ख्याल से इस फैंटम क्लोन टावर के अंदर मौजूद सभी क्लोन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो आपको इस टावर के अंदर जाने से पहले एक और बार सोच लेना चाहिए। वहीं पर खड़ा लिंजी लगातार अपनी तारीफ करते हुए साओयान को डराने की कोशिश कर रहा होता है, पर साओयान उसे इग्नोर करते हुए सीधा फैंटम क्लोन टावर के अंदर चला जाता है। और अब साओयान जैसे ही उस टावर के पहले लेवल पर पहुंचता है, उसका सामना वहां पर लिंजी के क्लोन से होता है और अब साओयान को देखते ही लिंजी का क्लोन भी वहां पर लगातार अपनी तारीफ करते हुए साओयान को डराने की कोशिश करने लगता है, पर साओयान बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़कर उस क्लोन को एक पंच दे मारता है, जिससे वह क्लोन वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर टावर के बाहर खड़ा लिंजी लिन साओया के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा देर इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि तुम्हारा सीनियर जल्द ही रेंगते हुए इस टावर से बाहर निकलेगा। और वैसे तुम्हारे अंदर मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा पोटेंशियल दिख रही है, तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर मेरी साथी बन जाओ, मैं तुम्हें काफी खतरनाक टेक्निक सिखाऊंगा। दूसरी ओर वहां पर खड़ी लिन साओया भी परेशान हो रही होती है, पर तभी वह क्विनलॉन्ग लिस्ट को देखती है, जहां पर 100वें नंबर के ऊपर लिखा गया लिंजी का नाम मिट जाता है और उसकी जगह पर साओयान का नाम आ जाता है। यह देखते ही वह काफी ज्यादा खुश होती है, पर जैसे ही लिंजी की नजर क्विनलॉन्ग लिस्ट के ऊपर पड़ती है, वह काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, साओयान इतने कम टाइम में मेरे क्लोन को कैसे हरा सकता है। दूसरी ओर यह देखकर वहां पर आसपास खड़े सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी बीच में से एक डिसाइपल बोलता है, मैं इस लिस्ट के 80वें नंबर पर हूँ और मुझे नहीं लगता कि साओयान मेरे क्लोन को हरा पाएगा। पर तभी एक पर्सन उसे क्विनलॉन्ग लिस्ट की ओर दिखाते हुए बोलता है, साओयान पहले ही क्लोन टावर के अंदर मौजूद 50 लेवल को क्लियर कर चुका है, तो तुम्हारा क्लोन भी यहाँ पर काफी पहले ही हार गया होगा। और अब यह देखते ही वह पर्सन भी वहां पर रोने लगता है। दूसरी ओर साओयान थोड़ी ही देर में लेवल 90 पर पहुंच जाता है और अब वह 10th प्लेस के लिए वहां पर मौजूद एक पर्सन के क्लोन को चैलेंज करता है, जो सुनते ही वह क्लोन काफी तेजी से साओयान के ऊपर अटैक करता है, पर साओयान अपने एक ही पंच में उस पर्सन को भी वहां पर हरा देता है। और अब वहां पर बस 1 घंटे के अंदर ही साओयान का नाम लिस्ट के 10वें नंबर पर आ चुका होता है, जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं। वहीं पर यह देखकर सेक्ट के सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। दूसरी ओर लिन साओया खुश होते हुए बोल रही होती है, मेरे सीनियर सच में एक गॉड है, उनका सामना यहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता है। तभी एक पर्सन बोलता है, इस लिस्ट के टॉप 9 डिसाइपल्स काफी ज्यादा पावरफुल है, तो साओयान उनके क्लोन से कभी नहीं जीत पाएगा। पर साओयान देखते ही देखते 7 और क्लोन्स को वहां पर हरा देता है और अब वह सीधा 98 लेवल पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वहां पर उसका सामना लॉन्गहाओ नाम के एक डिसाइपल से होता है। और अब वहां पर थोड़ी सी मेहनत करने के बाद साओयान अपने रॉर टेक्निक का यूज करके लॉन्गहाओ को भी हरा देता है, जो देखते ही बाहर खड़े सभी डिसाइपल्स बोलने लगते हैं, आखिर यह साओयान कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या इसे यहाँ पर कोई भी रोक पाएगा। तभी एक पर्सन बोलता है, अब यहाँ पर साओयान को बस सिस्टर सिंगसी ही रोक सकती है। अब यह सुनते ही वहां पर खड़ी लिन साओया बोलती है, आखिर यह सिंगसी है कौन। तभी एक डिसाइपल गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सिस्टर सिंगसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वह हमारे सेक्ट की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है और काफी यंग एज में ही उन्होंने इस लिस्ट में मौजूद सभी क्लोन्स को फाइट में हराने के बाद अपना नाम टॉप में दर्ज किया था, तो साओयान उनके सामने कभी नहीं टिक पाएगा। यह सुनते ही लिन साओयू वहां पर थोड़ा परेशान हो जाती है और तभी वहां पर साओयान को उस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करते हुए देखने के लिए सिंगसी, जिसका असली नाम सी चुंग यू है, वह भी पहुंच जाती है। दूसरी ओर टावर के अंदर सी चुंग यू की क्लोन साओयान के सामने आती है और अब वह उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है और अब वह काफी तेजी से अपने आइस ब्लेड टेक्निक का यूज करते हुए साओयान के ऊपर अटैक कर देती है, पर तभी साओयान अपने टाइची टेक्निक का यूज करके सी सिंग के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है, पर उसके अटैक के प्रेशर से वह पीछे हट जाता है। तभी सी सिंग काफी तेजी से साओयान के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखते ही साओयान अपने 9 टर्न हार्मनी फिस्ट से उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर सी सिंग काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो देखकर साओयान परेशान हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि मास्टर डीटियान ने पिछले कुछ दिनों में उसे कई सारी टेक्निक सिखाई है और यह याद करते ही वह अपने रॉर टेक्निक का यूज करते हुए सी सिंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, पर सी सिंग की क्लोन उस अटैक को डॉज कर लेती है और अब वो अपने आइस स्वॉर्ड रेंज से साओयान के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है, जो देखते ही साओयान अपने गोल्डन बेल टेक्निक का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह दोबारा से आगे बढ़ते हुए
अपनी 9 टर्न हार्मनी फिस्ट टेक्निक से सीसिंग के ऊपर अटैक करता है, पर सीसिंग अपने आइस ब्लेड से शाओयान के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। पर तभी शाओयान अपने पंच की पावर को बढ़ाते हुए सीसिंग को वहां से दूर फेंक देता है, जैसे सीसिंग उस फाइट में हार जाती है। और तभी सिस्टम शाओयान को बताती है कि शाओयान ने यहाँ पर सिस्टम के एक हिडन मिशन को कंप्लीट कर लिया है, जिस वजह से शाओयान को कई सारे इमोशन पॉइंट्स मिले हैं। यह सुनते ही शाओयान काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी ओर बाहर अनाउंसमेंट की जाती है कि केओस सेक्ट के करंट डिसाइपल क्विनलॉन्ग लिस्ट में शाओयान ने फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लिया है और अब वह केओस सेक्ट की हिस्ट्री में आज तक हुए सभी पावरफुल डिसाइपल्स की क्विनलॉन्ग लिस्ट को चैलेंज करने के लिए आगे जा रहा है। यह सुनते ही बाहर खड़ी लिन शाओयू काफी ज्यादा खुश होने लगती है। वहीं पर खड़े बाकी सभी डिसाइपल्स बोलने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सिस्टर सिसिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर शाओयान इतनी आसानी से उसे कैसे हरा सकता है? तभी वहां पर खड़ा एक दूसरा डिसाइपल बोलता है, तुम भूल रहे हो कि सिस्टर सिसिंग हमारे केओस सेक्ट की बस होली डिसाइपल है, जबकि शाओयान हमारे सेक्ट का सन ऑफ गॉड है। तभी बगल में खड़ा एक डिसाइपल बोलता है, जब सिस्टर सिसिंग ने क्विनलॉन्ग लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया था, तब उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि जो भी पर्सन उनके क्लोन को हराकर क्विनलॉन्ग लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन को हासिल करेगा, वह उसे अपना सीनियर मानकर हमेशा उसे फॉलो करेगी। तो अब यह देखने में मजा आने वाला है कि सिस्टर सिसिंग यहाँ पर अपना प्रॉमिस पूरा करती है या फिर नहीं। तभी वहां पर दोबारा से अनाउंसमेंट होती है कि शाओयान ने हिस्ट्री के सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल्स की लिस्ट में मौजूद 100वें पर्सन को फाइट में हरा दिया है। पर इसके बावजूद शाओयान क्लोन टावर से बाहर निकलकर नहीं आता है, जो देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं, तो क्या शाओयान अब इस जगह पर मौजूद बाकी क्लोन्स को भी फाइट के लिए चैलेंज करने वाला है? पर अभी उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है, तो पहले यहाँ पर उसे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए था। पर शाओयान टावर से निकलकर बाहर नहीं आता है और वह टावर के अंदर मौजूद बाकी के क्लोन्स को भी फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है। और अब थोड़ी ही देर में शाओयान केओस सेक्ट की हिस्ट्री में हुए सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल्स की लिस्ट में से 50 लोगों को फाइट में हरा देता है। यह देखकर वहां पर खड़े सभी डिसाइपल्स के होश उड़ चुके होते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, शाओयान ने यहाँ पर हमारे सेक्ट की हिस्ट्री में हुए 50 सबसे ज्यादा खतरनाक लोगों को भी फाइट में हरा दिया है। आखिर वह कितना ज्यादा पावरफुल है? हमारे ख्याल से शाओयान की पावर हमारे सेक्ट के किसी एल्डर से भी काफी ज्यादा है। और अब देखते ही देखते शाओयान 40 और लोगों को वहां पर हरा देता है और अब उसके सामने बस 10 और लेवल्स बचे हुए होते हैं, जिन पर मौजूद क्लोन्स को हराने के बाद वह दूसरी लिस्ट की भी नंबर 1 पोजीशन को शामिल कर लेगा। और अब अगले लेवल पर जाने का रास्ता जैसे ही खुलता है, शाओयान बोलता है, मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना, मैं यहाँ से आगे जाने से पहले अपनी पावर को थोड़ी और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। तभी बाहर अनाउंसमेंट होती है कि शाओयान केओस होली सेक्ट की हिस्ट्री में मौजूद सभी पावरफुल डिसाइपल्स में से टॉप 10 पोजीशन को अचीव कर चुका है। अब यह सुनते ही बाहर खड़े सभी लोग शाओयान को चीयर करने लगते हैं। तभी शाओयान टावर से निकलकर बाहर आता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि मेरे पास यहाँ पर कई सारे एनलाइटमेंट इकट्ठा हो चुके हैं, जिसका यूज करके मैं कई और सारी टेक्निक्स को अनलॉक कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी कल्टीवेशन लेवल को भी और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और अब वहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपल शाओयान को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। तभी उनके पीछे से सिसिंग बोलती है, सीनियर ब्रदर शाओयान, आपकी मुलाकात मुझसे टावर के अंदर हो गई होगी, तो मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपना फॉलोवर एक्सेप्ट करें। अब यह सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी डिसाइपल्स इस बारे में बात करने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर आसमान में से काफी तेज एनर्जी रिलीज होती है और अब उस जगह पर एक पर्सन आते हुए बोलता है, सिसिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर एक यूजलेस पर्सन को अपना आइडल मानकर उसे फॉलो करोगी। और अब वह पर्सन अपनी पावर को रिलीज करते हुए सभी लोगों के ऊपर काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, जिससे वहाँ पर आसपास खड़े सभी डिसाइपल्स की हालत खराब होने लगती है। और अब सभी लोग चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, यह तो ली बुफेन है, आखिर यह यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी एक पर्सन बोलता है, ली बुफेन स्टार्टिंग से ही सिसिंग को पसंद करता आया है, पर सिसिंग ने हमेशा उसे इग्नोर किया। पर अब ली बुफेंग हमारे सेक्ट का सन ऑफ गॉड बन चुका है, साथ ही साथ इसकी कल्टीवेशन भी हेवन रैलम की हो चुकी है, तो वह इस जगह पर जरूर सिस्टर सिसिंग को अपने साथ ले जाने के लिए आया होगा। तभी सिसिंग बोलती है, ली वुफेंग, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? ली वुफेंग बोलता है, सिसिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस जगह पर एक यूजलेस ट्रैश को अपना आइडल चुनोगी और उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दोगी, आखिर मुझ में क्या कमी है? तभी सिसिंग बोलती है, सीनियर शाओयान ने क्विनलॉन्ग लिस्ट में मेरे क्लोन को फाइट में हराया है और अपने प्रॉमिस के अनुसार अब मैं यहाँ पर शाओयान को फॉलो करना चाहती हूँ, तो तुम मेरे बारे में भूल जाओ। अब यह सुनते ही ली वुफेंग वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, सिसिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे प्यार करता हूँ? तुम्हें एक गलत फहमी है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता बल्कि बस तुम्हें पाना चाहता हूँ।
और मेरे जिंदा रहते मैं यहाँ पर तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। अब यह सुनते ही सिसिंग गुस्से में अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलती है, तुम्हें नहीं पता कि आज यहाँ पर तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तभी ली वुफेंग बोलता है, सिसिंग अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा, और आज मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ साथ इस यूजलेस ट्रैश साओयान को भी जान से मार दूंगा। यह सुनते ही सिसिंग परेशान हो जाती है, क्योंकि ली वुफेंग हेवन रैलम पर पहुंच चुका होता है, जिस वजह से इस जगह पर वह सभी लोग एक साथ मिलकर भी उससे फाइट में नहीं जीत सकते हैं। और अब वह साओयांग से बोलती है, सीनियर मेरी वजह से आप भी इस प्रॉब्लम में फंस गए, तो आप यहाँ से अपने साथियों को लेकर चले जाइए, तब तक मैं इसे रोक कर रखने की कोशिश करती हूँ। तभी साओयान आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुमसे यह किसने कहा कि मैं यहाँ से डरकर भागने वाला हूँ। और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, सिसिंग आज से मैं तुम्हें अपना फॉलोवर एक्सेप्ट करता हूँ, और मेरे यहाँ पर रहते तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता है। यह सुनते ही ली वुफेंग बोलता है, बेवकूफ साओयान, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है? अभी भी यहाँ पर तुम्हारे पास टाइम है, सिसिंग को यहीं पर छोड़कर यहाँ से भाग जाओ वरना बहुत पछताओगे। तभी साओयान हंसते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन और आखिर मैं तुमसे डरूं क्यों? मेरी नजरों में तुम बस एक लूजर हो जो यहाँ पर एक लड़की को बुली करने की कोशिश कर रहा है। यह सुनते ही सभी लोग बोलने लगते हैं, कहीं साओयान यहाँ पर पागल तो नहीं हो गया। ली वुफेंग हेवन रैलम पर पहुंच चुका है, तो वह काफी आसानी से अपने एक ही अटैक में साओयान को जान से मार सकता है, तो साओयान को यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। तभी लिन साओया आगे बढ़ते हुए ली वुफेंग से बोलती है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ पर ज्यादा है तो तुम मेरे सीनियर को फाइट में हरा सकते हो? तभी ली वुफेंग हंसते हुए बोलता है, तुम दोनों यूजलेस मास्टर के यूजलेस डिसाइपल हो, तो मैं यहाँ पर तुम दोनों का बकवास सुनकर अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। यह बोलते हुए वह साओयान के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जिसे देखते ही साओयान गोल्डन बेल का यूज करते हुए खुद को और लिन साओ यू को वहां पर प्रोटेक्ट करता है। पर लिन वुफेंग के अटैक से साओयान का गोल्डन बेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही लिन साओ यू बोलती है, क्या यहाँ पर तुम सच में हम दोनों को जान से मारना चाहते हो? तभी लिंग वुफेंग बोलता है, मैं केओस सेक्ट का सन ऑफ गॉड हूँ और यहाँ पर मैं जिसे चाहे उसे जान से मार सकता हूँ, कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और अब यह बोलते हुए वह अपनी सुपर कॉम्बैट टेक्निक 9 टर्न डिवाइन फिस्ट का यूज करते हुए साओयान के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही वहां पर खड़े ओल्ड मैन फू परेशान हो जाते हैं। और अब वह काफी तेजी से साओयान के सामने आते हुए लिंग वुफेंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं, पर वह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से ओल्ड मैन फू को भी उसे वहां पर ब्लॉक करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। यह देखते ही लिंग वुफेंग जोर जोर से हंसने लगता है, और तभी ओल्ड मैन फू लिन साओ और साओयान से वहां से भागने के लिए बोलते हैं। तभी साओयान बोलता है, मैं कोई कायर नहीं हूँ जो इस तरह के लूजर से डरकर यहाँ से भाग जाऊं। और अब वह वहां पर एक टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिससे आसमान में एक फॉर्मेशन बन जाता है, पर काफी देर तक वहां पर कुछ भी नहीं होता है। यह देखते ही लिंग वुफेंग हंसते हुए बोलने लगता है, तुम भी बस अपने मास्टर की तरह एक यूजलेस पर्सन हो, तुम्हारी भी टेक्निक तुम्हारे मास्टर डीटियान की ही तरह यूजलेस है, तो आज तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी ओल्ड मैन फू बोलते हैं, मेरे रहते तुम यहाँ पर इन दोनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। यह सुनते ही लिंग वुफेंग हंसते हुए बोलने लगता है, ओल्ड मैन फू अब तक आप हेवन रैलम पर नहीं पहुंच पाए हो, और आप पिछले 100 सालों से मास्टर डीटियान के साथ मिलकर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, पर इसके बावजूद आपकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्लो है, जिस वजह से आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। तो क्या आपको सच में लगता है कि आप मुझे यहाँ पर रोक सकते हो? यह सुनते ही ओल्ड मैन फू गुस्से में लिन वुफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी साओयान के उस फॉर्मेशन के अंदर से एक केओस बेल निकलकर बाहर आता है, और अब वह केओस बेल लिन वुफेंग की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही लिन वुफेंग उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है, आखिर इस यूजलेस पर्सन ने यहाँ पर केओस बेल को कैसे समन किया, और अब वह काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद उस केओस बेल को वहां पर रोकने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वह एक काफी खतरनाक अटैक साओयान के ऊपर करता है, पर साओयान दोबारा से केओस बेल को समन करते हुए लिन वुफेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस केओस बेल से लिन वुफेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है, जिससे लिन वुफेंग की हालत खराब हो जाती है। वहीं पर साओयान को केओस बेल का यूज करते हुए देखकर लिन साओ यू और ओल्ड मैन फू भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी साओयान लिन वुफेंग की ओर आगे बढ़ता है। तभी लिन वुफेंग खड़ा होते हुए बोलता है, साओयान तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर मुझ पर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है, तो मैं तुमसे बदला लेने के लिए जरूर वापस आऊंगा। यह बोलते हुए वह वहां से जाने लगता है। तभी साओयान बोलता है, आखिर यहाँ से जाने के लिए तुम्हें किसने कहा, और क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मेरे बिना परमिशन के तुम यहाँ से जा सकते हो? यह बोलते हुए वह दोबारा से केओस बेल को वहां पर समन करता है, जो देखते ही लिन वुफेंग काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हो?
ओयान बोलता है नहीं, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके तुम्हें एक यूजलेस पर्सन बना दूंगा, जिसके बाद तुम कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं कर पाओगे। यह बोलते हुए वह अपने केओस बेल से ली बुफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब ली बुफेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस केओस बेल को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। वहीं पर वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, साओयान, यह करने के बाद तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, क्योंकि मेरे अंकल लॉ एनफोर्समेंट के एक मास्टर है, वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर साओयान उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी पावर को बढ़ाते हुए वहां पर ली बुफेन को काफी ज्यादा घायल कर देता है। अब ली बुफेन काफी ज्यादा डर चुका होता है, पर साओयान बिना कोई रहम दिखाए ली बुफेन के ऊपर दोबारा से अपने केओस बेल से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से कोई काफी तेजी से अटैक करते हुए साओयान के केओस बेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर एक पर्सन बाहर आता है और अब उस पर्सन की पावर को देखकर आसपास खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वह पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को यहाँ पर घायल करने की। अब उस पर्सन को देखते ही ली बुफेंग भागते हुए उसके पास आता है और बोलता है, मास्टर, फाइनली आप इस जगह पर आ ही गए, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप अपने डिसाइपल का यहाँ पर बदला लीजिए। साओयान ने यहाँ पर मुझे जान से मारने की कोशिश की है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे जान से मार दीजिए। अब यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, तुमने यहाँ पर मेरे डिसाइपल्स की क्या हालत कर दी है, क्या तुम्हें यह करने से पहले एक बार भी डर नहीं लगा। तभी साओयान बोलता है, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि तुम्हारे इस डिसाइपल ने यहाँ पर एक लड़की को बुली करने की कोशिश की और जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मुझे जान से मारने के लिए मुझ पर एक खतरनाक अटैक किया और मैं बस उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान इसकी यह हालत हो गई। तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारा डिसाइपल ही इतना ज्यादा कमजोर है कि वह बस मेरे ऑरा प्रेशर से ही घायल हो गया। अब यह सुनते ही उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, एक तो तुमने मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक किया और अब तुम यहाँ पर बहाने बना रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी यह बकवास सुनकर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। यह बोलते हुए वह अपने स्पिरिचुअल हैंड से साओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब उस स्पिरिचुअल हैंड का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आसपास खड़े सभी लोग अपने घुटने के बल आ जाते हैं। वहीं पर साओयान के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, पर वह वहां पर नील डाउन नहीं करता है। यह देखते ही उस पर्सन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह पर्सन अपने स्पिरिचुअल हैंड की पावर को बढ़ाते हुए साओयान के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर उसी वक्त मास्टर डीटियान एक स्लैश अटैक करके उस स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अब वह गुस्से में बोलते हैं, डोंग यूडान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की। तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है। अब मास्टर डीटियान को देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी डोंग यूडान बोलता है, डीटियान, तुम्हारे डिसाइपल ने पहले यहाँ पर मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक करके इसकी यह हालत कर दी, इसीलिए मैं बस यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल को सबक सिखाना चाहता था। अब यह सुनते ही लिन साओयू आगे बढ़ते हुए बोलती है, नहीं मास्टर, यह ओल्ड मैन झूठ बोल रहा है। पहले ली बुफेंग ने यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक किया था और सीनियर साओयान बस यहाँ पर डिफेंस करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ भी नहीं। यह सुनते ही डोंग यूडान बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दो मास्टर्स के बीच में बोलने की। यह सुनते ही लिन साओयू दोबारा से वहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर मास्टर डीटियान चिल्लाते हुए उसे चुप करा देते हैं। अब यह देखकर लिन साओयू डर जाती है और अब वह मास्टर डीटियान से माफी मांगती है। तभी डोंग यूडान बोलता है, डीटियान, तुम्हें यहाँ पर अपने डिसाइपल्स को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। तुम्हारे डिसाइपल तुम्हारे ही सामने बकवास कर रहे हैं और तुम्हें उन्हें चिल्लाकर चुप कराना पड़ रहा है। तभी मास्टर डीटियान बोलते हैं, बेवकूफ, मैंने अपने डिसाइपल को चुप होने के लिए नहीं कहा, बल्कि मैंने तुम्हें चुप होने के लिए कहा है। यह सुनते ही डोंग यूडान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी मास्टर डीटियान बोलते हैं, पास्ट में मैंने तुम्हें कुत्ते की तरह मारा था और आज मेरे डिसाइपल ने यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल की भी वही हालत की है और जहाँ तक मैं तुम्हारे डिसाइपल को जानता हूँ वह इससे भी ज्यादा बुरी तरीके से पिटना डिजर्व करता है। अब यह सुनते ही डोंग यूडान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जो देखते ही मास्टर डीटियान बोलते हैं, क्या यहाँ पर तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज करना चाहते हो। अब यह सुनते ही डोंग यूडान बोलता है, डीटियान, आज तुम्हें यहाँ पर फाइट में हराने के बाद मैं अपने और अपने डिसाइपल की बेइज्जती का बदला लूंगा। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से मास्टर डीटियान के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही मास्टर डीटियान भी उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं पर मास्टर डीटियान और डोंग यूआन की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि लिन साओयू को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और अब वह दोनों फाइट करते करते ऊपर आसमान में चले जाते हैं। तभी साओयान सिसिंग के पास आते हुए बोलता है,
क्या तुम मुझे अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड दिखा सकती हो, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर उड़ नहीं सकता हूँ। यह सुनते ही सिसिंग बोलती है, सीनियर तो क्या आप मेरे फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर बैठकर दोनों मास्टर की फाइट को देखना चाहते हो? साओयान बोलता है, नहीं, मैं बस यहाँ पर ली बुफेंग को सबक सिखाना चाहता हूँ। पर ली बुफेंग को उड़ना आता है और वह मौका देखकर मुझसे बचकर भागने की कोशिश कर सकता है, इसीलिए मुझे तुम्हारा स्वॉर्ड चाहिए। यह सुनते ही सिसिंग साओयान को अपना स्वॉर्ड दे देती है और अब साओयान सिसिंग के स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा होकर ली बुफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब यह सुनते ही ली बुफेंग अपनी पूरी पावर को एक जगह पर कंसंट्रेट करते हुए साओयान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी साओयान दोबारा से केओस बेल को समन करते हुए ली बुफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही ली बुफेंग की हालत खराब हो जाती है। पर तभी एक पर्सन बीच में आते हुए साओयान के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह पर्सन बस अपने ऑरा प्रेशर से साओयान के केओस बेल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे ली बुफेंग से दूर फेंक देता है। और यह पर्सन लॉ एनफोर्समेंट का एक मेंबर होता है, जिसे देखते ही ली बुफेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, साओयान अब यहाँ पर तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट यहाँ पर तुम्हारा सफाया करने के लिए पहुंचती ही होगी। तभी वह पर्सन बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर ली बुफेंग के ऊपर अटैक करने की? अब यहाँ पर तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। यह सुनते ही साओयान बोलता है, ली बुफेंग क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम लॉ एनफोर्समेंट के पीछे छिपकर मुझसे बच सकते हो? अब यह सुनते ही लॉ एनफोर्समेंट के उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने एनर्जी प्रेशर से साओयान के ऊपर अटैक करता है, जिससे वहां पर साओयान की हालत खराब होने लगती है। और अब वह सोचने लगता है, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो यहाँ पर मेरा मरना तय है। और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अगर आज किसी तरह मैं यहाँ पर सरवाइव कर गया तो मैं तुम दोनों के सर का कचूमर बना दूंगा और फिर तुम दोनों को मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। यह सुनते ही लॉ एनफोर्समेंट का वह पर्सन साओयान के ऊपर अपने प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। पर उसी वक्त केओस सेक्ट के पैट्रियार्क वहां पर आते हुए अपनी पावर का यूज करके उस पर्सन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बोलते हैं, यहाँ पर यंग जनरेशन की फाइट में आपको इस तरह इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तभी वह पर्सन पैट्रियार्क को देखते हुए बोलता है, पैट्रियार्क आप हाफ स्टेप ऑफ सेंट रेलम पर पहुंच चुके हो। सच में आपकी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। पर क्या आपको सच में लगता है कि अपनी इतनी सी पावर के साथ आप हमारे लॉ एनफोर्समेंट के मामलों में इंटरफियर कर सकते हो? तभी पैट्रियार्क बोलते हैं, साओयान मेरे केओस सेक्ट का सन ऑफ गॉड है, तो मैं इतनी आसानी से आपको साओयान को बुली नहीं करने दूंगा। तभी वह पर्सन बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साओयान ने यहाँ पर जो गलती की है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब यह सुनते ही ओल्ड मैन फू आगे आकर उस पर्सन से वहाँ पर माफी मांगने लगते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वह साओयान को छोड़ दे। अब यह देखते ही लिन साओ यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलती है, ओल्ड मैन तुम्हें क्या लग रहा है तुम सीनियर साओयान को यहाँ पर बुली कर सकते हो? कहीं तुम यह तो नहीं सोच रहे कि सीनियर साओयान के आगे पीछे कोई भी नहीं है? मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि सीनियर साओयान और मैं मास्टर डीटियान के डिसाइपल हैं। अब लिन साओ यू जैसे ही यह बोलती है, ओल्ड मैन फू भागते हुए उसके पास आकर उसका मुंह बंद करने लगते हैं, क्योंकि मास्टर डीटियान और उस पर्सन की पुरानी दुश्मनी है। अब उस पर्सन को जैसे ही यह पता चलता है कि साओयान मास्टर डीटियान का डिसाइपल है, वह गुस्से में काफी तेजी से साओयान के ऊपर अटैक करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी पैट्रियार्क बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। पर वह पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए पैट्रियार्क साओयान को वहां से भागने के लिए बोलते हैं। पर साओयान अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, जो देखकर पैट्रियार्क को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब यह देखते ही वह पर्सन बोलता है, साओयान तुम सच में बहुत ही ज्यादा समझदार हो। तुम जानते हो कि आज यहाँ पर तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है, इसीलिए तुमने यहाँ पर अपनी मौत को स्वीकार कर लिया है और इस जगह से नहीं भागी। तभी साओयान बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे आज यह समझ में आ गया कि होली केओस लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों की आइडेंटिटी ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्या सही है और क्या गलत, इसके बारे में कोई भी नहीं जानना चाहता। अगर तुम्हारे पास एक पावरफुल आइडेंटिटी है और एक पावरफुल पर्सन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तो तुम यहाँ पर जो चाहो वह कर सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, बेवकूफ तुम्हें यह समझने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। हमारा कल्टीवेशन वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर ताकत ही सब कुछ है। अगर तुम कमजोर हो तो तुम किसी कीड़े मकोड़े की तरह मारे जाओगे। हमारी इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए
या तो तुम्हें अपनी बॉडी को पावरफुल बनाना होगा या फिर तुम्हें एक पावरफुल आइडेंटिटी चाहिए और तुम्हारे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो आज यहाँ पर तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह सुनते ही साओयान बोलता है तो फिर ठीक है, और अब वह पैट्रियार्क की ओर मुड़ते हुए बोलता है, पैट्रियार्क, मैं खुद को होली मंक बनने के लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ। यह सुनते ही वह पर्सन जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर लिन साओयू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी ओल्ड मैन फू उसे बताते हैं कि यहाँ पर होली मंक बनने के बस 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि तुम्हें कोई पावरफुल पर्सन होली मंक बनने के लिए रिकमेंड करे, और दूसरा रास्ता यह है कि तुम्हारी बॉडी और कल्टीवेशन काफी ज्यादा पावरफुल हो, और साओयान के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तभी वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, साओयान, तुम सच में बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो और मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है, पर अफसोस आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों मरने वाले हो। यह बोलते हुए वह साओयान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर साओयान बोलता है, सपने देखना बंद करो, मैं अभी तुरंत एक होली मंक की उपाधि को हासिल करूंगा, जिसके बाद तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। मैं अभी अपनी केओस सूत्रा को पूरी तरीके से मास्टर करके अपनी केओस बॉडी को अनलॉक करूंगा, जिसके बाद मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि मुझे होली मंक बनने में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सुनते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलने लगता है, साफ शब्दों में क्यों नहीं कहते कि तुम यहाँ पर अपने ही हाथों खुद की जान लेना चाहते हो, क्योंकि अगर तुमने जबरदस्ती केओस सूत्रा को मास्टर करने की कोशिश की तो तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सच में तुम्हें काफी ज्यादा दर्दनाक मौत मरोगे। पर मैं तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत नहीं देना चाहता हूँ, इसीलिए क्यों ना मैं अभी तुरंत यहाँ पर तुम्हें मार दूं। यह बोलते हुए वह जैसे ही साओयान की ओर आगे बढ़ने लगता है, मास्टर डीटियान बीच में आते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल को टच भी कर सकते हो। अब मास्टर डीटियान को देखते ही वहाँ पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी ली वुफेंग आगे आते हुए बोलता है, आखिर तुमने मेरे मास्टर के साथ क्या किया। मास्टर डीटियान बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बस यहाँ पर तुम्हारे मास्टर को एक गहरी नींद में सुला दिया है, तो अब वह 2-3 दिन के बाद ही यहाँ पर नींद से उठेंगे। अभी लॉ एनफोर्समेंट का वह पर्सन बोलता है, डीटियान, आज मैं तुम्हारी आंखों के ही सामने तुम्हारे इस डिसाइपल को जान से मारकर हमारी पुरानी दुश्मनी का बदला लूंगा। तभी मास्टर डीटियान बोलते हैं, अगर मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकता हूँ, पर मेरा डिसाइपल यहाँ पर होली मंक बनना चाहता है, इसीलिए मैं इसे ऐसा करने से नहीं रोकूंगा। वह पर्सन बोलता है, तो फिर चलो देखते हैं कि तुम्हारा यह डिसाइपल यहाँ पर किस तरह मरता है। यह बोलते हुए वह वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी ओर साओयान वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ जाता है और अब वह कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है। वहीं पर यह सब कुछ देखकर लिन साओया काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और अब वह इस बारे में ओल्ड मैन फू से पूछती है। तभी ओल्ड मैन फू उसे बताते हैं कि केओस बॉडी को अवेक करने के लिए साओयान को केओस सूत्रा के लेवल 36 पर पहुंचना होगा, और मास्टर डीटियान एक पियरलेस जीनियस है, इसके बावजूद उन्हें केओस सूत्रा के 36 लेवल पर पहुंचने में 200 साल का टाइम लगा था। और अब साओयान वहां पर धीरे धीरे सभी लेवल्स को पार करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर वहां पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वहीं पर मास्टर डीटियान बोल रहे होते हैं, क्या तुम लोग देख पा रहे हो, यह मेरा डिसाइपल है, यह यहाँ पर जल्द ही केओस सूत्रा के 36 लेवल पर पहुंच जाएगा। पर तभी सभी लोग देखते हैं कि थोड़ी ही देर में साओयान केओस सूत्रा के लेवल 18 पर पहुंच चुका होता है, जो देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। और अब वहां पर साओयान की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिससे उसके सिर के ऊपर एक हेवनली क्लाइमेटी का निर्माण होता है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। अब यह देखते ही मास्टर डीटियान लिन साओया और सिसिंग से बोलते हैं कि तुम दोनों भी आगे जाकर कल्टीवेशन करते हुए साओयान के साथ उस हेवनली क्लाइमेटी के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और तो और साओयान अकेले इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। यह सुनते ही लिन साओया और सिसिंग वहां पर परेशान होने लगती है, पर तभी ओल्ड मैन फू उन दोनों को धक्का देते हुए उन्हें साओयान के पास भेज देते हैं। और अब लिन साओया और सिसिंग भी साओयान के पास बैठकर कल्टीवेशन करते हुए उस हेवनली क्लाइमेटी के अंदर से निकल रही स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। वहीं पर बैठा साओयान अपने पास मौजूद इमोशन पॉइंट्स का यूज करते हुए काफी तेजी से लेवल अप किए चला जा रहा होता है, और अब थोड़ी ही देर में लिन साओया और सिसिंग की भी पावर वहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और अब साओयान 35 लेवल पर पहुंच जाता है।
पर तभी उसके सिर के ऊपर मौजूद हेवनली क्लाइमिटी वहां से गायब हो जाती है और अब सिस्टम साओयान को बताती है कि साओयान के पास मौजूद सभी इमोशन पॉइंट खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से अब वह आगे लेवल अप नहीं कर सकता है। यह देखते ही सेक्ट के सभी लोग उदास हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, क्या ब्रदर साओयान लेवल 35 पर ही आकर अटक गए हैं? उन्हें बस यहाँ पर एक और बार लेवल अप करना है, जिसके बाद वह अपने केओस बॉडी को अवेक कर सकते हैं। वहीं पर यह सब कुछ देखकर लॉ एनफोर्समेंट का वह पर्सन जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी सिस्टम बोलती है, मास्टर आपको जल्द से जल्द अपने इमोशन पॉइंट्स को रिचार्ज करना होगा। यह सुनते ही साओयान परेशान होते हुए बोलता है, आखिर मैं इतनी जल्दी इमोशन पॉइंट्स कहां से लाऊं? तभी ली वुफेंग जोर जोर से हंसते हुए साओयान का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे साओयान को 3 इमोशन पॉइंट्स मिलते हैं। और अब यह देखते ही साओयान उन तीनों इमोशन पॉइंट्स का यूज करके सीधा लेवल 36 पर पहुंच जाता है। यह देखते ही आसपास खड़े सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं। वहीं पर खड़े सेक्ट के सभी डिसाइपल्स बोलने लगते हैं, आखिर ब्रदर साओयान कितने ज्यादा टैलेंटेड है। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है, ब्रदर साओयान टैलेंटेड नहीं बल्कि एक इनविंसिबल मॉन्स्टर है, उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। तभी साओयान लॉ एनफोर्समेंट के उस पर्सन के पास आते हुए बोलता है, मैं तुमसे अब यह पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं अभी भी एक होली मंक नहीं बन सकता हूँ? यह सुनते ही वह पर्सन बिना कुछ बोले साओयान को देखने लगता है। तभी मास्टर डीटियान उसकी ओर देखते हैं और अब वह पर्सन बोलता है, मास्टर डीटियान मैं मानता हूँ कि आपका यह डिसाइपल सच में एक फियरलेस जीनियस है, इसीलिए यहाँ पर न चाहते हुए भी मैं साओयान को एक होली मंक स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही मास्टर डीटियान वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें साओयान सेक्ट के सभी डिसाइपल्स के साथ ड्रैगन नेस्ट की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी सेक्ट मास्टर साओयान को एक स्पेस रिंग देते हुए बोलते हैं, तुम्हें वहां पर जितने भी ट्रेजर और वेपन्स मिलेंगे तुम उन्हें इस स्पेस रिंग के अंदर स्टोर कर सकते हो। अब साओयान पैट्रियार्क को थैंक्स करता है और बोलता है, तो फिर टाइम आ गया है, मैं साओयान अपने सभी टीममेट्स को लेकर यहाँ से सीधा ट्रू ड्रैगन नेस्ट की ओर जा रहा हूँ और उस जगह पर मैं तबाही मचा दूंगा। तो फिर अब सभी लोग मेरे पीछे आओ। यह बोलते हुए वह वहां से आगे बढ़ता है, पर तभी वह देखता है कि उसके पीछे बस लिन साओया खड़ी होती है। यह देखते ही वह हैरान हो जाता है और बोलता है, तो क्या ट्रू ड्रैगन नेस्ट में बस हम 2 लोग ही जा रहे हैं? पैट्रियार्क हाँ में सर हिलाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रू ड्रैगन नेस्ट में साओयान और लिन साओया को दिखाया जाता है। वहीं पर लिन साओया हंसते हुए बोल रही होती है, सभी लोग यह कह रहे थे कि यह एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर आने के बारे में कोई सोचता भी नहीं है, पर मुझे तो यह जगह बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। तभी पीछे से मास्टर डीटियान आते हुए बोलते हैं, तुम्हें इस जगह को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वरना तुम केयरलेस हो जाओगे और यहाँ पर मारे जाओगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब मैं पिछली बार इस जगह पर अपने साथियों के साथ आया था तो हम टोटल 100 लोग थे, पर यहाँ से वापस अपने सेक्ट में हम 10 लोग भी नहीं पहुंच पाए थे। यह सुनते ही लिन साओया काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह साओयान का हाथ खींचते हुए बोलने लगती है, सीनियर हमें इस जगह पर नहीं रुकना चाहिए, यह जगह सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर हम इस जगह पर थोड़ी और देर रुके तो क्या पता हम मारे जाए। यह बोलते हुए वह साओयान को खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगती है। तभी मास्टर डीटियान बोलते हैं, अभी तक मेरी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, हम 100 लोगों में से 90 लोग तो यहाँ पर आकर मारे गए थे, पर जो लोग भी इस जगह से वापस अपने सेक्ट में लौटे उनके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेजर था और उन ट्रेजर्स की वजह से मेरे उस टाइम पर 1000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स बन गए थे। यह सुनते ही लिन साओया काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह मास्टर डीटियान के पास आते हुए बोलती है, मास्टर डीटियान तब तो आपको कई सारी खूबसूरत लड़कियां भी फॉलो करती होंगी, क्या आपको उनमें से कोई पसंद भी थी? यह सुनते ही मास्टर डीटियान वहां पर शर्माने लगते हैं, जो देखते ही साओयान आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर आपकी यह स्टोरी तो मैं भी यहाँ पर सुनना पसंद करूंगा। अब साओयान के मुंह से यह सुनते ही मास्टर डीटियान काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह हंसते हुए बोलते हैं, उस समय पे मैं इतना ज्यादा पावरफुल हुआ करता था कि अपने एक ही स्वॉर्ड में मैं 10 से ज्यादा माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया करता था, साथ ही साथ मैं काफी ज्यादा हैंडसम भी था, जिस वजह से लाखों लड़कियां मुझ पर मरती थी। अब मास्टर डीटियान यह सब कुछ बोल ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से कोई उनके ऊपर अटैक कर देता है। मास्टर डीटियान उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए डिस्ट्रॉय तो कर देते हैं, पर तभी कोई मास्टर डीटियान का नाम चिल्लाता है और अब उस आवाज को सुनते ही मास्टर डीटियान काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यह देखते ही वह लेडी भी काफी तेजी से मास्टर डीटियान का पीछा करती है। अब मास्टर डीटियान वहां से भागते हुए
साओयान को फेंक कर एक स्वॉर्ड देते हैं, साथ ही साथ वह लिन साओया को एक पोटली भी देते हैं। अब साओयान लिन साओया से बोलता है आखिर वह लेडी थी कौन जिसे देखकर मास्टर डीटियान इतने ज्यादा डर गए थे। लिन साओया बोलती है मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। साओयान बोलता है जरूर तुम्हें उसके बारे में कुछ न कुछ तो पता ही होगा, तो मैं उस बारे में जानना चाहता हूँ। यह सुनते ही लिन साओया बोलती है सीनियर, मेरे ख्याल से वह सांगसुई सेक्ट की मास्टर ली थी और ओल्ड मैन फू ने मुझे एक बार बताया था कि मास्टर डीटियान और मास्टर ली एक टाइम पर लवर हुआ करते थे। यह सुनते ही साओयान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वह लिन साओया से उनकी स्टोरी के बारे में पूछने लगता है। अब लिन साओया आगे बढ़कर साओयान को वह स्टोरी बताने ही वाली होती है कि तभी अचानक से एक कैरेज उसके सामने आ जाता है और अब वह कैरेज से टकराने ही वाली होती है कि तभी साओयान बीच में आते हुए उस कैरेज के घोड़े के ऊपर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है। और अब वह लिन साओया से बोलता है कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। लिन साओया बोलती है नहीं सीनियर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उस कैरेज के अंदर से एक लड़की बोलती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेज को यहाँ पर रोकने की। तभी लिन साओ आगे बढ़ते हुए बोलती है अगर यहाँ पर तुम्हें किसी से कुछ कहना है तो अपने ड्राइवर से कहो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा ड्राइवर मुझे कुचलकर मारने वाला था। यह सुनते ही वह लड़की बोलती है पर तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो और तो और तुम्हें कोई चोट भी नहीं लगी। यह सुनते ही लिन साओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह इस बारे में कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी वह लड़की अपने कैरेज से बाहर निकलते हुए लिन साओ को एक थप्पड़ दे मारती है। और अब वह बोलती है पहले तो तुम मेरे कैरेज के सामने आ गई और अब यहाँ पर तुम मुझसे बहस करना चाहती हो। अब वहाँ से थोड़ी दूरी पर खड़े कुछ लोग झांक कर उस कैरेज की ओर देखने लगते हैं। तभी एक पर्सन बोलता है आखिर यह एरोगेंट लड़की है कौन। तभी दूसरा पर्सन उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है बेवकूफ, अपना मुंह बंद रखो, यह टायरेंट क्लैन की ज़ेंग याक्विन है और अगर उसने तुम्हारी बात सुन ली तो वह तुम्हें जान से मार देगी। अब याक्विन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलती है आज तुम्हें पता चलेगा कि टायरेंट क्लैन के डिसाइपल से जुबान लड़ाने का क्या परिणाम होता है। अब वह यह सब कुछ बोल ही रही होती है कि तभी लिन साओ अपने चाबुक को बाहर निकालते हुए उससे याक्विन के ऊपर अटैक कर देती है। याक्विन लिन साओ के अटैक को डॉज करते हुए, पर तभी याक्विन लिन साओ के अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करती है, पर लिन साओ भी उसके अटैक को डॉज कर लेती है और अब वह दोनों अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं पर उन दोनों की ही पावर इक्वल होती है और वह दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रही होती है, जो देखकर याक्विन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए वहां पर कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करते हुए बोलती है अब तुम मेरे इस अटैक से बचकर दिखाओ, यहाँ पर आज तुम्हारा मरना तय है। अब उस अटैक की पावर को देखकर लिन साओ काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर उसे वह अटैक नहीं लगता है, जो देखकर वह कंफ्यूज हो जाती है और अब वह अपनी आंखें खोलती है तो वह पाती है कि उसके सामने खड़ा होता है। वहीं पर उसने याक्विन के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लिया होता है और अब वह याक्विन को एक पंच करते हुए दूर फेंक देता है, जिससे याक्विन काफी ज्यादा घायल हो जाती है। अब याक्विन वहां पर खड़ी होते हुए बोलती है तुम्हें नहीं पता है कि तुमने यहाँ पर मुझ पर अटैक करके कितनी बड़ी गलती की है। मेरे बड़े भाई ज़ेंग युनफी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही लिन साओ आगे बढ़ते हुए बोलती है युनफी, आखिर यह कौन है? आज से पहले तो मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। तभी वहां पर खड़े कुछ लोग बोलने लगते हैं ज़ेंग युनफी होली लैंड का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है, उसके पास 5 एलिमेंट डिवाइन बॉडी है, जिस वजह से उसकी पावर एक डिवाइन मॉन्स्टर के बराबर है। वहीं पर खड़ा साओयान उन सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है और अब वह बोलता है अगर वह इतना ज्यादा पावरफुल है तो आखिर आज से पहले मैंने कभी उसका नाम क्यों नहीं सुना। तभी याक्विन अपनी जगह से खड़ी होते हुए अपने बड़े भाई युनफी को वहां पर बुलाने के लिए एक सिग्नल को फायर करती है। अब वह सिग्नल वहां से थोड़ी दूरी पर खड़ा युनफी भी देखता है। वहीं पर खड़ी लिन साओ बोल रही होती है आखिर यह लड़की कर क्या रही है, यह यहाँ पर पिटने के बाद भी फायरवर्क जला रही है। तभी याक्विन बोलकर तुम दोनों में हिम्मत है तो मेरे भाई के यहाँ पर पहुंचने तक रुक कर दिखाओ। तभी साओयान बोलता है आखिर तुमसे यह किसने कहा कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, मैं यहीं पर रुका हुआ हूँ, जल्दी से अपने भाई को यहाँ पर बुला लो। यह सुनते ही लिन साओ साओयान की तारीफ करने लगती है। तभी उस जगह पर युनफी की एंट्री होती है, जो वहां पर आते ही आसपास मौजूद सभी लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालकर उन्हें नीचे गिरा देता है, पर उसके ग्रेविटी प्रेशर का साओयान के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। और अब यह देखते ही साओयान बोलता है क्या हुआ युनफी,
तुम्हारी बहन तो यहाँ पर तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही पावर है? तभी यूनफी अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, और आज के बाद तुम मेरा नाम और चेहरा कभी नहीं भूल पाओगे और हमेशा मुझे ही याद करोगे। यह सुनते ही साओयान बोलता है, नहीं नहीं, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ, मुझे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस लड़कियों को ही देखना और याद करना पसंद करता हूँ। यह सुनते ही यूनफी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में साओयान के ऊपर अटैक करता है, पर साओयान एक पंच करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जो देखते ही यूनफी उसके ऊपर कई सारे अटैक्स करता है, पर साओयान उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। तभी यूनफी गुस्से में अपने 5 एलिमेंट डिवाइन बॉडी की पावर का यूज करते हुए 5 एलिमेंट फिस्ट से साओयान के ऊपर अटैक करता है, पर साओयान अपने 9 टर्न हार्मनी फिस्ट से अटैक करते हुए यूनफी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह दोबारा से यूनफी के ऊपर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है। तभी सिस्टम साओयान को बताती है कि यहाँ पर यूनफी को फाइट में हराने की वजह से उसे कई सारे पॉइंट्स मिले हैं, पर तभी यूनफी दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं ओवरलॉर्ड का फर्स्ट डिसाइपल हूँ, तो आखिर मैं तुम जैसे लूजर के हाथों कैसे हार सकता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने 5 एलिमेंट बॉडी का यूज करते हुए वहां पर चारों ओर एक फील्ड बनाता है, जिस फॉर्मेशन फील्ड के अंदर उसकी पावर 2 गुना हो जाती है। यह देखते ही आसपास खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं, अब यहाँ पर साओयान का मरना तय है, क्योंकि उस फील्ड में फाइट करके यूनफी से कोई भी नहीं जीत सकता है। तभी याक्विन बोलती है कि उसके भाई के पास 2nd लेवल डिवाइन बॉडी है, जिसका यूज करके वह साओयान को यहाँ पर मसल कर रख देगा। और तभी यूनफी अपनी पावर को बढ़ाते हुए साओयान के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिसे देखते ही आसपास खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी साओयान अपने गोल्डन बेल को बाहर निकालते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। अब साओयान को गोल्डन बेल का यूज करते हुए देखकर वहां पर खड़ा एक पर्सन बोलता है, यह तो केओस सूत्रा यूजर है, कहीं यह केओस सेक्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल साओयान तो नहीं, जिसने सेक्ट के एंट्रेंस एग्जाम के दौरान केओस बेल को 9 बार बजाया था। यह सुनकर याक्विन भी वहां पर थोड़ा परेशान हो जाती है, पर तभी वह बोलती है, केओस होली सेक्ट आज के टाइम पर सबसे कमजोर सेक्ट्स में से एक है, तो आखिर उसका सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल भी कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी यूनफी दोबारा से साओयान के ऊपर अटैक करता है, पर साओयान अपने 9 टर्न हार्मनी फिस्ट का यूज करते हुए यूनफी के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिससे उसके द्वारा बनाया गया वह फॉर्मेशन फील्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब वह बोलता है, यूनफी तुम्हें क्या लग रहा था मैं यहाँ पर तुमसे कमजोर हूँ इसीलिए मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे 5 एलिमेंट डिवाइन बॉडी की पावर को देखना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे उस पावर के यूज करने का इंतजार कर रहा था। पर अफसोस तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और अपनी 5 एलिमेंट बॉडी का यूज करने के बावजूद मुझे घायल नहीं कर पाए। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।